ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। ऑनलाइन लाइव गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताएंगे आप लोगों से ऑडियो वीडियो क्लियर है, सो वी कैन स्टार्ट। और आज हम लोग अपना थर्ड क्लास ऑफ बेसिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले दो क्लास में जो हमने पढ़ा था मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा। साथ ही साथ जितने भी कैलकाटा हावड़ा के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग लाइव एट सेंटर या लाइव एट होम ऑप्ट किए थे या करंट टर्म डाउनलोडेबल ऑप्ट किए थे, प्लीज़ बुक्स आके ले जाइए। और जो लोग लास्ट टर्म का डाउनलोडेबल लिए थे उनका बुक थोड़ा अलग है, क्योंकि वो मैंने लास्ट टर्म का बुक अलग है, इस बार का बुक मैंने थोड़ा चेंज किया है। सर चेंज के माध्यम से क्या कुछ ऐसा हुआ है कि सम्स ही चेंज हो गया? ऐसा नहीं है। हाईएस्ट टू हाईएस्ट 2-3 चैप्टर में 2-3 सम्स ऐड हुआ है, और वो सब मैंने मैराथन में करवाया है जब अपने लास्ट टर्म मैराथन लिए थे। तो आपको कवरेज को लेकर टेंशन नहीं है। बस वो बुक क्या था, थोड़ा पुराने के हिसाब से था, और उसमें एक एक्स्ट्रा चैप्टर भी था, बिकॉज दैट वाज सेम एज नवंबर टर्म एग्जाम। तो उस वजह से नया बुक बनाना अनिवार्य था मेरे लिए, और उस वजह से हमने ये नया बुक बनाया है अभी, जिसमें मैंने आपको रेलिवेंट 9 चैप्टर जो आपके हैं विथ न्यू फॉर्मेट रेडी कर दिया, जैसे मेरा कॉस्ट का किताब था। और अब आप आके बुक्स कलेक्ट भी कर सकते हैं। प्लस जितने लोग बाहर रहते हैं उन सबको कुरियर हो चुका है, आपको ट्रैकिंग आईडी मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो आज ही इस क्लास के बाद प्लीज़ ऑफिस में बात कीजिएगा फ़ोन करके कि मेरा ट्रैकिंग आईडी क्या है, मेरे को प्लीज़ दे दीजिए, और जल्दी जल्दी आपको बुक्स भी मिल जाएगा। वैसे अभी हम बुक से कुछ करने वाले हैं नहीं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा बात है। तो यहाँ कितने लोग बुक्स नहीं लिए हैं अभी तक? ओके, प्लीज़ आज क्लास के बाद नीचे जाते वक्त पतले पतले किताब है एकदम ले लीजिएगा। क्या डन है सबको? तो आज आपको 3 बुक नीचे से कलेक्ट करना है, और हम इस टोटल जर्नी को जब कंप्लीट करेंगे आपको जाते जाते एक भेंट के तौर पे हम एक और बुक देंगे, जो कि आपके लिए बहुत किफ़ायती रहेगा लास्ट में, विच इज़ क्वेश्चन बैंक। और पिछली बार मैंने क्वेश्चन बैंक जो लोग वीडियो में कर रहे हैं ऐसे सितंबर वाले, तो बता दूं क्लास में लिखवाया था पूरा क्वेश्चन बैंक, मतलब वो सारा क्लास में लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन है, इसका रेलिवेंट आंसर ये है। बट अब मैं उसका पूरा प्रॉपर बुक ही बना दे रहा हूँ, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है उस बात को लेके, आपको बुक मिल जाएगा। बट सिंस लास्ट बैच, जैसे मैंने बोला, May 24 वॉज द फर्स्ट SM बैच ऑफ CA इंटर बाई मी, नंबर 1। नंबर 2, न्यू सिलेबस। नंबर 3, SM हैज बीन चेंज्ड, बिकॉज पहले SM EIS के साथ था, 8 चैप्टर हुआ करते थे SM में, और अचानक से अब 5 चैप्टर कर दिया और FM के साथ जोड़ दिया। तो सिलेबस में काफ़ी चेंज आया SM के भी, और इंस्टीट्यूट ने भी अभी तक काफ़ी चीज़ नहीं निकाला उसका, यानी कि ना क्वेश्चन बैंक ना MCQ बुकलेट, जबकि बाकी सब चीज़ का निकाला है। तो उस वजह से उस सब्जेक्ट को लेके उस समय थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट अब काफ़ी क्लैरिटी आ चुका है, और इस एग्जाम के बाद तो बहुत स्मूथ गया एग्जाम, तो कोई टेंशन का बात नहीं है। SM वॉज वेरी ईजी। तो अपने लोग को जो FM का क्वेश्चन बैंक है वो आपको प्रिंट फॉर्म में मिलेगा, उनको मैंने क्लास में लिखवाया था। तो जो लोग यहाँ सितंबर वाले बैठे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप भी वो क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं इफ इट इज रेडी बाय दैट टाइम। तो आप सितंबर तक अगर दे रहे हैं और आपको लगता है सर हमको भी हार्ड कॉपी भी दे दीजिए, तो मैं देने के लिए राजी हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है, बस वो रेडी हो जाए तब तक, और कुछ नहीं। बाकी बात आता है जनवरी वाले, तो उनको तो टेंशन ही नहीं लेना है, बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा। हम अभी करने वाले हैं FM कंटिन्यू, SM हम बाद में करेंगे, जैसा हमने पहले भी बताया आपको। और इस FM के जर्नी में जैसा आप देख सकते हो, अगेन मैंने ये आपको पहले क्लास में भी दिखाया था, हम टोटल 9 चैप्टर्स करने वाले हैं, और इस 9 चैप्टर्स में हमें खूब मजा आएगा, क्योंकि हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे फाइनेंस को लेके। ये जो 9 चैप्टर्स है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो 2 क्लास की बातें, वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर काम आने वाला है, कहीं ना कहीं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टिल लास्ट। ये मत सोचना ये बेसिक्स जो है ना, ये आपको सिर्फ पहला चैप्टर करने के लिए है, या ठीक है ये तो सिर्फ नॉलेज लेने के लिए है। ये पूरा फर्स्ट से लास्ट तक काम आने वाला है। जैसे अपने कॉस्ट में जो बेसिक्स किए थे, वो पूरा का पूरा आने वाले क्लासेस में हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मैं बार बार हिंट देता था, अरे देखो वहां पढ़े थे, देखो वहां पढ़े थे। तो वैसे ही यहाँ 1 से लेके 9 तक में आपको काम आएगा। और अभी तक जो हमने 2 क्लास किया है, दैट वॉज कॉल्ड कि FM क्या होता है। FM क्या होता है? सबसे पहले हमने ये जाना था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी पैसा का हिसाब किताब का बात, तो सर अकाउंट्स भी कर रहा था, बट वहां पे काफी लिमिटेशंस थे। जैसे कि याद करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशन के कारण कॉस्ट अकाउंटिंग आया, वैसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिमिटेशन के कारण कौन आया बताइए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि फाइनेंस ज्यादा फोकस करता है, क्या बताइए किस बात पे, जो अकाउंट्स नहीं करता?
बोलिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अकाउंट तो बस डेटा को इकट्ठा करने का काम करता है। अब जो ये डेटा इकट्ठा हुआ है, इससे आने वाले टाइम का क्या करें, यानी एफएम इज टोटली फ्यूचर के बारे में बात एंड अकाउंट्स इज टोटली हिस्टोरिक बात। जो अकाउंट्स पुराने चीजों के लिए पोस्टमार्टम करके देता है, उसका पोस्टमार्टम करना, यानी उसको पोस्टमार्टम करके उसका कारण पकड़ना कि इसको क्यों इसका डेथ हुआ था, क्या कारण था इसका लास्ट ईयर जो इसके साथ ये सब हुआ, और आने वाले साल में फिर क्या होगा, वो सब हमें एफएम मदद करता है। एफएम हमें नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज खोजने में मदद करता है और पैसे प्रोक्योरमेंट का जरिया बताता है। इस वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमने 3 मेन फंक्शंस देखे थे, जिसमें 2 सबसे प्राइमरी थे। बताइए क्या क्या, फटाफट एवरीबॉडी। प्रोक्योरमेंट फंक्शंस का बात कर रहा हूं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, और दूसरा क्या था, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट मतलब पैसे कहां से उठाने, विच इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फंड, और इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे कहां लगाना। पैसे उठाने के ब्रॉडली 2 सोर्स थे, ओन फंड्स और बोरोड फंड। बट एक बेचारा डोगला था, बिन पैंते का लोटा, बिन पैंते का लोटा, ठीक है। तो वो जो बिन पैंते का लोटा था, वो बेचारा ना तो किधर जा पा रहा था बताइए, ओन फंड्स में, ना ही कहां जा पा रहा था बताइए, बोरोड फंड। तो बेचारा को कभी वहां लेंगे कभी वहां, इसलिए एक बार बीच में छोड़ दिए। बट बता दूं, ओन फंड्स में हमेशा क्या आएगा बताइए, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, यानी कि इसमें कौन कौन आता है बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व, ये दोनों मालिकों के पैसे। फिर प्रेफरेंस भी है, और लास्ट में जाके कौन आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैंने बोला था अगर कैपिटल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रेफरेंस को आपको अकाउंट सर कहां लिखने बोले थे बताइए, शेयर होल्डर्स फंड में, मतलब मालिकाना हक दिए, मतलब बैलेंस शीट के ढांचे के हिसाब से देखे तो मालिकाना हक दिए। बट जब पेमेंट का बात आता है ना, ये लोग बेटा अपना रूप बदल लेता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम लोग मालिक नहीं है, हमको पैसे चाहिए, जो फिक्स्ड चार्ज है वो चाहिए, हमको ये मत बोलिए देंगे नहीं देंगे, कितना भी दे सकते, जो लिखा हुआ था वो चाहिए। तो उस हिसाब से ये लोग इस समय अपना असली औकात दिखा देता है, और कहां बन जाता है बताइए, बाहर वाला। तो इस तरीके से हमने प्रेफरेंस का बात किया था। फिर इन सोर्सेस के पीछे हमने इनका एक बैलेंस शीट से रूप देखा था कि अगली बार से हम क्या बात करेंगे। हमने जैसे ही सोर्सेज ऑफ फंड बनाया, हमें मालूम है बैलेंस शीट बराबर होना है, मतलब क्या, जो भी फंड इकट्ठा हुआ वो कहीं ना कहीं क्या होगा, इन्वेस्ट। और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो आपका अभी तक दिमाग क्या चलता है मालूम, इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर्स में पैसा लगाना, मतलब सिक्योरिटीज में पैसा लगाना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट मतलब कहां लगाना बताइए, धंधे में पैसा लगाना, कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, कोई बिजनेस में पैसा लगाना। और बिजनेस करने के लिए 2 जगह पैसे लगाने पड़ते हैं, बताइए कहां कहां, फिक्स्ड एसेट्स, कहां कहां बताइए, और दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल, कहां लगाने पड़ते हैं, हेंस फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। और उसको मैंने आपको डायग्राम से याद है, ऐसे एक ठो याद है, वो जो पहले गेम खेलते थे ना, ऐसे चौकोर टाइप का एक चीज अजीब सा आता था, तो वो जो डायग्राम से अपने बनाए थे कि भाई यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, नीचे करंट एसेट्स और इधर करंट लायबिलिटी, एडजस्ट होके क्या बनता है बताइए, हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ। बैलेंस शीट इक्वेशन टैली करेगा, यानी सोर्सेज ऑफ फंड विल बी इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद पैसे जो भी इकट्ठा होते हैं हर साल इनकम कमा के, जिसको हमने किस में सीखा था, इनकम स्टेटमेंट, इससे हम किनको पेमेंट करना चालू करते हैं, हमारे कौन बताइए, सोर्सेज ऑफ फंड्स को, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, जो लोग ने भी पैसा लगाया उनको वापस देना भी तो पड़ेगा जो बोले थे। और उसके लिए हमने इनकम स्टेटमेंट सीखा था, अगला टॉपिक, जहां हमने सबसे पहले देखते हैं, याद है कि नहीं, सेल्स माइनस क्या, वेरिएबल कॉस्ट, क्या आता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहा है सर, 1 मिनट समझ में ही नहीं आया, व्हाई द वर्ड कंट्रीब्यूशन, मैंने इसका एग्जांपल दिया था आपको, कारण बताया था कंट्रीब्यूशन क्यों बुलाते हैं, बिकॉज जैसे बोला था याद है लास्ट क्लास, कल ही मार्जिनल में सीखे थे, क्या पता है, प्रोडक्ट वाइज क्या नहीं पता होता, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता होता, तो सारे प्रोडक्ट मिलके किसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं बताइए, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, इसीलिए वर्ड क्या आया बताइए, कंट्रीब्यूशन। क्योंकि धंधा एक प्रोडक्ट से नहीं होता, जनरली कितने प्रोडक्ट से होता है, 1 से ज्यादा। अब 1 से ज्यादा प्रोडक्ट है, सबका अपना अपना क्या है, मार्जिन है, सबका अपना अपना वेरिएबल कॉस्ट है, सबका अपना अपना सेलिंग प्राइस है, तो उस हिसाब से सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। बट फिक्स्ड कॉस्ट तो भाई पूरे धंधे का एक ही, हमारे केस में भी है, कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारे पास, आप जानते हो, देखते ही हो आप, क्या क्या है सर आपके पास कॉस्ट है, एफएम है, एसएम है, अकाउंट्स है, टैक्स है, लॉ है, ये सब का कोई ना कोई फिक्स्ड कॉस्ट भी है, कोई ना कोई वेरिएबल कॉस्ट भी है।
अच्छा वेरिएबल तो आपको पता है, कॉस्ट को पढ़ाने के लिए आपका क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट लगा, आपका बुक लग गया, आपका सीरियल की लग गया, तो चलो वो ठीक है, और आपका सेलिंग प्राइस आपको पता है, तो आपका कंट्रीब्यूशन तो आ जाएगा। ऐसी अविनाश सर का भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बट उसके बाद क्या हमें दोनों को मिलके और भी जो हमारे सबऑर्डिनेट पार्टनर्स हैं उन सबको मिलके क्या इस जगह का भाड़ा, इलेक्ट्रिसिटी, क्या उसको भी अब्जॉर्ब करवाना है? तो वो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे करे सर? तो वो सब हम लोग क्या कर रहे हैं मिलके, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। इसीलिए उसका वर्ड क्या आया बताइए, कंट्रीब्यूशन। क्या डन है सबको? अब ये कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसके कारण हम क्या कमाते हैं सर, कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद हम क्या पे ऑफ करते हैं हमारे फिक्स्ड कॉस्ट। अभी तक जो फिक्स्ड कॉस्ट मैं यहां बोल रहा था दैट इज ऑपरेटिंग नेचर फिक्स्ड कॉस्ट। किस नेचर का फिक्स्ड कॉस्ट? तो मतलब और भी फिक्स्ड कॉस्ट हो सकते हैं, यस। अब पता है वो जो नीचे वाले बात है ना वो भी फिक्स्ड ही है, जैसे इंटरेस्ट इज ऑल्सो, बट उसको फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बोलते हैं। एक नया टर्म आया मालूम, फिक्स्ड चार्ज या फाइनेंशियल चार्ज। क्या वर्ड बोले सुने, फिक्स्ड चार्ज, या अब ये चार्ज वर्ड हो गया। पहले खर्चा था, अब वर्ड क्या हो जाएगा, चार्ज। ये चार्ज देना पड़ रहा है, और पहला वाला क्या था, खर्चा। कुछ थोड़ा सा इनोवेटिव नेम है, वो भी फिक्स्ड कॉस्ट ही, इनोवेटिव नेम दी। तो जैसे हमने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया सारे ऑपरेटिंग नेचर का, हमें क्या मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम बुलाते हैं EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऐसे देखा जाए तो अर्निंग्स बिफोर ऑल नॉन ऑपरेटिंग चीजें, मतलब नॉन ऑपरेटिंग काम किए बिना। इसलिए आप अकाउंट्स में कई बार सुने होंगे नो पैट, सुने हो क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट में नो पैट सुने हो, नहीं सुने हो? अच्छा, कैश फ्लो बनाते वक्त ऑपरेटिंग से रिवर्स कैलकुलेशन करते थे क्या आप? तो वही सब चीज पीछे 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 आते थे ना, तो नो पैट सुनोगे, चलो जल्दी सुनोगे, मेरे ही सब्जेक्ट में भी है नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये जैसे वही EBIT को अगर सीधा क्या कर दे, आफ्टर टैक्स, बट नहीं सर, इसके बाद क्या क्या माइनस करते हैं, बोलिए, इंटरेस्ट। याद है मोदी जी पैसा मांग रहे थे, तो मोदी जी को समझाए कि हमारे भी क्या है सर, खर्चे, ऐसे थोड़ी होता है आप पैसा ले लोगे तुरंत, हमको कुछ तो डिडक्शंस देते रहो। बोला हाँ देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, बोलो क्या क्या चाहिए, बोला सब दे दो। तो ऐसे सब नहीं देंगे, वरना तो तुम बहुत होशियार हो, तुम तो मेरे को बेवकूफ बना के निकल जाओगे, सारा पैसा बांट दोगे, लास्ट में लगे नो नो टिल्ली टिल्ली, कोई टैक्स नहीं है। तो टैक्स नहीं है, ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, टैक्स तो है। तो उसके लिए एक जगह डिसाइड किया गया, चलो इंटरेस्ट एक बहुत भारी बर्डन है आपके लिए, और वो एक फाइनेंस चार्ज है जो कि बाहर वाले को देना है। जब तक बाहर वाले हैं तब तक का बात अलाउड है, जैसी घर वालों का बात आता है मोदी जी बोलता है उससे पहले तो बाबू हम हैं, क्योंकि हम भी एक बाहर वाले ही हैं। तो यदि बाहर वाले को तुमने पेमेंट कर दिया तो एक आखिरी बाहर वाला हूं मैं, मेरे को भी पेमेंट कर दो, उसके बाद तुमको जिसको जिसको पैसा देना है दे दो। इस वजह से हमारे इनकम स्टेटमेंट में EBIT में अगला चीज क्या डिडक्ट हुआ बताइए, इंटरेस्ट। और कोई भी अगर नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट्स है वहां पे तो जनरली नहीं रहता है हमारे सिलेबस में, अभी वो अकाउंट्स में आप देखते हैं ना, सब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, सारा वो जो PL आइटम जो नहीं लिखते थे आप, वो सब आइटम का बात कर रहा हूं, वो सब मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी वो नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट्स है वहां आ जाते हैं। जैसे ही वहां नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट आते हैं हमें क्या मिलता है बताइए, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट। अब ये वाला कौन सा प्रॉफिट है सर, ये हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसको आप बोलते हो अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आपका PL से दिखता है, जो आपका PL से भी दिखता है। इस नेट प्रॉफिट्स के बाद आप अकाउंट्स में PL एप्रो बनाते थे, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, एप्रो है ना, आप लोग भी बोलते थे ना, क्या बोलते थे उसको, फुल फॉर्म क्या होता है, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां आप वो प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे, और उससे जो भी आगे का बात है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रपोज्ड डिविडेंड, ऐसे कर करके लिखते थे कि नहीं, और वो माइनस कर करके आप कहां पहुंचते थे बताइए, वो पैसे जो अभी भी बच गए जिसको आप लास्ट में कहां ट्रांसफर करते थे, बैलेंस शीट में। हम भी वही करते हैं, और हम इनकम स्टेटमेंट में PBT निकालने के बाद या EBT निकालने के बाद क्या माइनस करते हैं बताइए, टैक्स, विच इज जस्ट परसेंटेज ऑफ EBT। जैसे वो माइनस होगा हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईट या पैट, एक ही बात है। जैसे ही आया हम क्या माइनस करते हैं इससे, अब सर प्रेफरेंस, अगर सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड पहले पे ऑफ होगा, क्योंकि उनका हक पहले है मालिक से भी, मतलब सर वो भी तो मालिक है हाँ, बट वो पहला मालिक है, मतलब पहले उसको दे दो फिर मेन मालिक तक आना। तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, और उसके बाद जाके जो पैसा बचता है उसको हम बहुत प्यारा नाम दिए थे, मस्त नाम था, एकदम बोलने में ऐसा लग रहा है कुछ रईसों वाला बात किए, अफीश। कैसे समझ में आ रहा है? अरे ये लोग तो अलग ही बोल रहे हैं, अफीम नहीं, आफेश। ओ मतलब लग रहा है कुछ वैसा ही है, आफेश मिल, आफेश है तेरे पास, आफेश है,
दो ठो हम भी मारे आफेस। तो आफेस, आफेस मतलब क्या बताइए? अर्निंग्स आफ्टर अवेलेबल, आफ्टर नहीं क्या था? अवेलेबल। आप ट्राई किए थे तो आप आफ्टर ही ट्राई किए थे। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये पैसों के बाद आप चाहो जितना डिविडेंड बांटो और जितना डिविडेंड नहीं बांटे वो पूरा का पूरा बैलेंस शीट में फेंक दो। मालिक का ही पैसा है, इसीलिए उसको रिजर्व एंड सरप्लस में बुलाते हैं। तो आफेस के बाद हम माइनस क्या करते हैं? एनी इक्विटी डिविडेंड इफ एनी, और उसके बाद क्या करते हैं बताइए? जो भी पैसा बचता है उसको ट्रांसफर टू पीएल, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, और वो रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाता है। उसको रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं। अब अलग से एक ईपीएस निकालने का कैलकुलेशन सिखाया था, अर्निंग्स पर शेयर। लग रहा था अर्निंग्स पर शेयर कैसे आएगा? डिविडेंड डिवाइड करके, ट्रांसफर डिवाइड करके, कि आफेस डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर। आफेस, आफेस मालिकों का पैसा है, तो आफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा बताइए? अर्निंग पर शेयर। अब अकाउंट्स में धीरे धीरे ये सब चीज और सुनोगे। AS20 आएगा आपका, आया है अभी तक? आएगा, अविनाश सर पढ़ाएंगे। ईपीएस टॉपिक ही है। AS20 का नाम ही क्या है बताइए? अर्निंग पर शेयर। तो उसको तो और डिटेल में आप पढ़ोगे, चिंता का बात नहीं है। रखा है मैंने, आदमी रखा है उसके लिए, टेंशन का, तो वो बता देगा आपको। बट फिर भी मेरे को जो बताना है आप सोचते रहो, ये सब बात क्या डन है सबको। तो अर्निंग पर शेयर, ये जो अर्निंग पर शेयर आया, आफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये बहुत हमें आगे हेल्प करेगा कई चीजों को डिसीजन लेने में। क्योंकि क्या ये वन ऑफ द मकसद है? बताइए ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? दो, पहला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दूसरा प्रॉफिट। क्या यही प्रॉफिट का बात कर रहे हैं? क्योंकि हम तो मालिकों का बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? मालिकों के लिए, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइज किसका करना है? अच्छा, मालिक का कि डेट का? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसके ऑब्जेक्टिव्स है? मालिक। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट हम अपने मालिकों का क्या कर रहे हैं बताइए? पूंजी बढ़ा रहे हैं, जिसका वन ऑफ द कारण या रीजन क्या हो सकता है बताइए? पहले प्रॉफिट बढ़ाओ। और प्रॉफिट क्या है बताइए? मालिक का ईपीएस। मालिक का प्रॉफिट क्या है बताइए? तो हमारा ईपीएस भी एक टारगेट रहता है कई बार क्या करने का बताइए? मैक्सिमाइजेशन, विच इज आवर ऑब्जेक्टिव नंबर 2। और ईपीएस मैक्सिमाइज करना यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, या फिर कॉस्ट कम करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, एक ही बात है। बट सर यही सोल ऑब्जेक्टिव है क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? बिल्कुल नहीं, ये तो एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बन के रह जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो कुछ और ही था, और वो था घर, गाड़ी, बंगला, शोहरत, हैसियत, ये सब कमाना है। यानी क्या कमाना है सर? पूंजी। यानी बहुत सारे नाम, मेरे नाम पे चीजें होने चाहिए, और धीरे धीरे वो सब चीज करने के लिए उनको हम बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बस क्या बताइए? मालिकों का वेल्थ क्रिएट करना। और वेल्थ किससे दिखता है सर? कंपनी का मार्केट प्राइस। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज एमपीएस इंक्रीज करना, जिसके लिए ईपीएस एक हथियार होता है। एक हथियार होता है, मतलब देयर आर वेरियस हथियार, ईपीएस तो एक ही हथियार है। क्या है? ईपीएस पे भी डिपेंड करता है, बट देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो एमपीएस मैक्सिमाइज कैसे होता है सर? वो सब चीज हम कैसे सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। बट ईपीएस तक का स्टोरी ओके है क्या सबको? और मीनिंग क्लियर है कि अच्छा ये करने वाले हैं हम पूरे सब्जेक्ट में। तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे ना, ये समझ लेना ये 3 फंक्शन में से एक फंक्शन के ऊपर होगा, प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन। और पक्की बात है ये 2 ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव पे होगा, क्या बताइए? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। या पक्की बात है, मतलब 9 का 9 चैप्टर अल्टीमेटली ये 3 फंक्शन या क्या, ये 2 ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही बना हुआ है। ऑफ कोर्स, क्योंकि काम ही वही करना है। तो फिर भैया इसके बाहर तो कोई स्कोप है ही नहीं। जैसे याद करो, कॉस्ट के जितने ऑब्जेक्टिव्स थे सबके सब सारे चैप्टर्स में अल्टीमेटली बता दिए गए थे आप लोग को लास्ट क्लास तक। एक ही बचा था डिसीजन मेकिंग, वो भी हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में सुन लिया। और बाकी 3 तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, है ना? प्रॉफिट क्या निकालना, प्रोडक्ट वाइज, कॉस्ट वाइज, और क्या प्रॉफिट वाइज जो हमें प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना है, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट और प्रोडक्ट वाइज सेल्स। बस वो जो डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट था वो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में जाके सीखा, और मैंने बताया अब जाके हमारा सारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जा रहा है बताइए? फुल फिल। एक बात बस बच गया था, वो था एनालिसिस यानी कंपैरिजन, जो कि हम लास्ट चैप्टर करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो उस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट बताइए? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम था। वैसे यहाँ तो 2 ही है, क्या क्या बताइए वापस से? तो घुमा फिरा के पूरे चैप्टर्स 9 के 9 चैप्टर, ये 2 में से एक बात तो पक्का करेंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा मैं आपसे पूछूंगा भी
क्या आपको क्या लगता है ये चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा है, ताकि अपना इंटरेस्ट बनता रहे। अच्छा ठीक है, इसमें ये मोटिव है हमारा पढ़ने का। क्या बोलो, डन है सबको इतना सा बात। और आपको वो कुछ चैप्टर्स दिख रहे होंगे और नाम मैं इसलिए बार बार स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूं ताकि आपका थोड़ा दिमाग यहाँ पे चले। अच्छा हमको नाम से लग रहा है ये कुछ ये है, हमको लग रहा है नाम से ये कुछ ये है। मैंने जानबूझ के यहाँ छोड़ के रखा है ताकि आप इतना देर से जो मैं बात कर रहा हूँ कि हर चैप्टर में ये देखेंगे, आप शायद नाम से कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। शायद इसमें इसका बात होगा पक्का, शायद इसमें इसका बात होगा, ये फंक्शन ये कर रहा होगा, ये फंक्शन ये कर रहा होगा। तो उस तरीके से ये 9 चैप्टर डिवाइडेड है। और कुछ कुछ नाम तो अटपटी लग रहे होंगे, ये लेवरेज क्या होता है सर, ये तो एकदम अजीब सा ही वर्ड है। हाँ तो सब सीखेंगे, कुछ नए टर्म्स है जो आपको मजा आएगा सीख के, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको पहले से लग रहा है हाँ चलो ये तो हम थोड़ा बहुत डिकोड कर पा रहे। जैसे एक चैप्टर तो रेशियो, सर ये जो मैथ्स में किए थे रेशियो प्रोपोर्शन हो रहा है क्या, A:B निकालना है, B:A निकालना है, अविनाश सर वेट, C: नवनीत सर वेट, नहीं वो नहीं, ये रेशियो वो वाला रेशियो है जो आप बैलेंस शीट से या पीएल स्टेटमेंट से कंप्यूट करते हो सकता है कई लोगों का यहाँ 11-12 में अकाउंट्स में किया हुआ है। कितने लोगों का किया हुआ है 11-12 का? ओ आज हाथ ऊपर कियो, याद रखना है बात। संतोष बोल रहा है सर हम तो हाथ ही ऊपर नहीं किया, हमको बाद में मत तंग कीजिएगा कि आता है। अब हम ध्यान रखेंगे जितने लोग हाथ ऊपर किए थे, मजा आएगा आप लोग के साथ, क्योंकि आपको तो ये चैप्टर पहले से आता है, हमको तो बस बताना है फॉर्मूला, समझ कराना है, तुमको तो सब आता ही होगा। अच्छा हाँ ठीक ठीक है, चिंता मत करो, ये सारे चैप्टर्स बहुत काम आने वाले हैं, मस्ती आने वाले अपने को पूरा सब्जेक्ट में। अब हम बेसिक्स को लेकर जितना बात अभी तक बताए थे ये हमने फर्स्ट क्लास में सीख लिया था। सेकंड क्लास में जो मैंने बात किया था वो काफी इंटरेस्टिंग था। मैंने ये जो 3 सोर्सेज ऑफ फंड्स थे इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस कराया था, याद है आप सबको कि कौन क्या होता है। आ जाइए उस चार्ट में एक बार सबको, बहुत टेस्टी चार्ट था, जाके देखिए, दही मसाला सब था उसमें, देखो लस देखो बोलो डन है सबको। आइए क्या देखे थे सर, वहां कई चीज हमने कंपनी के व्यू पॉइंट से भी लिखा था और कई चीज हमने इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से लिखा था। अगर कंपनी के व्यू पॉइंट से बात करें तो हमने ये पहले बोला था कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस से कंपनी को सबसे ज्यादा रिस्क है, और वैसे ही हमने बोला था इन्वेस्टर को कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी उसके लिए तो क्या हो गया इन्वेस्टमेंट, उसको किस में सबसे ज्यादा रिस्क है। अगर इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट सोचेंगे ना तो पहले आप ज्यादा अच्छे से सोच पाएंगे, कंपनी का आप पहले नहीं सोच पा रहे थे, इसलिए मैंने नोट्स तो कंपनी का पहले लिखाया, बट याद करो लिखाने के बाद पहले नीचे गया और क्या पढ़ाया बताए, क्योंकि आप किस एंगल से सोचते हो हमेशा मालूम, इन्वेस्टर। आप सोचते हो शेयर में पैसा लगाना, आप कभी ये नहीं सोचते हो शेयर इश्यू करना। जिस दिन आप ये थिंकिंग ले आओ ना कि हमको अपनी कंपनी बनानी है, हमको शेयर बाजार में बेचना है पब्लिक लोग को, तब बड़ा आदमी बनोगे। तो इसलिए मैं पहले आपको इन्वेस्टर का सोच सिखा रहा हूं, फिर मैंने आपको किसका बात बताया, बताइए कंपनी का। तो पहले इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट से अगर बात करें तो हम भी जानते हैं सबसे रिस्की अफेयर कौन सा है, बताइए इक्विटी, और सबसे कम का अफेयर कौन सा है, डेट। कम रिस्क, नो रिस्क नहीं बोला, क्या बोला, अकॉर्डिंगली कंपनी के लिए उल्टा बात। क्यों, अगर मेरे लिए रिस्की है तो सामने वाले के लिए क्या होगा, नॉर्मल बात, नो रिस्क या कम रिस्क। तो वैसे इक्विटी क्या है बताइए कंपनी के लिए, रिस्क, बट कंपनी के लिए सबसे ज्यादा रिस्की क्या होता है, डेट। फिर मैंने रिटर्न का बात किया था इन्वेस्टर का। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर इज नथिंग बट कॉस्ट टू कंपनी, बट पहले अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर समझे, क्योंकि आप उसी एंगल से दिमाग में रखते हो। मैं कॉस्ट का बात करता तो आप नहीं समझते, आप इन्वेस्टमेंट का बात से समझ पा रहे थे। जैसे मैंने बोला अगर इन्वेस्टर का रिस्क ज्यादा है तो उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, उसको ज्यादा रिटर्न मिल ही जाएगा, नहीं मिल ही जाएगा। मिलना ना मिलना वो तो उसके धंधे पे फिर डिपेंड करता है सर। खोलने से सिर्फ थोड़ी है कि हमने रिस्क लिया चलो कमाएंगे, तो सभी रिस्क लेंगे, सभी रिस्क ले लेंगे। रिस्क लेने से ही रिटर्न आए ये जरूरी, रिस्क लेने से रिटर्न ज्यादा की अपेक्षा करते हैं। अब वो अपेक्षा सच हो कि ना हो वो तो डिपेंड करता है काफी चीजों पे। तो हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सपेक्टेड रिटर्न। और एक्सपेक्टेशन मालिकों का तो सब कुछ होता है कि जितना हो सके क्या दो हमको, रिटर्न दो, प्रॉफिट दो, क्योंकि मेरा तो बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हेंस इनका रिस्क सबसे ज्यादा था, तो इनका अपेक्षा भी हमसे क्या है सबसे ज्यादा। और इसी वजह से
हमारा जो कॉस्ट टू इक्विटी था वो सबसे ज्यादा था। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म बताएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का शॉर्ट फॉर्म, वेरी गुड, याद आ रहा है, लास्ट क्लास पढ़ के आए हैं, घुमाते हो एक बार सर। वैसे ऐसे बीच में अचानक से मत पूछ लीजिए सर, ऐसे थोड़ी होता। इसलिए तो कोई को पॉइंट आउट करके नहीं पूछा, मास को पूछ रहे ताकि अभी कोई शर्मिंदा ना हो। 2-3 क्लास बात करेंगे, अभी यूट्यूब पे चल रहा है ना, तो बेचारा लोग बोलेगा अरे ये तो डरावना सर है। अभी लगना चाहिए एकदम कुछ भी नहीं, जैसी ऐप में जाएंगे देखो कैसे निचोड़ेंगे तुम। अच्छा बता दूं, ये लास्ट क्लास है यूट्यूब पे ऑनलाइन लाइव। अगला क्लास से हम किस में चले जाएंगे बताइए? रजिस्टर्ड ऐप में। होप सबको एक्सेस मिल गया हो, मेल में चेक कर लीजिएगा, या तो सीरियल किया गया होगा या ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही गया होगा। प्लीज चेक कर लीजिएगा, नहीं हो तो वापस नीचे जाके बात कर लीजिएगा। ऑनलाइन लाइव आप भी सबको मिल चुका होगा। और नेक्स्ट क्लास यानी परसों से हम किस में शिफ्ट हो जाएंगे बताइए? ऐप पे। तो बताइए फटाफट, वापस से बोल रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का कोई कॉस्ट नहीं है, इक्विटी का कॉस्ट ही क्या है? शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न, और शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेड रिटर्न तो बहुत हाई है, क्योंकि वो एक तो रिस्क भी ज्यादा ले रहा है, दूसरा वो बोल रहा है, तुम बोलेगा अरे उसका क्या कॉस्ट सर, उसको क्या दरकार था, उसका क्या एक्सपेक्टेशन, तो खुद का पैसा ही लगाया है। बाबू खुद के पैसे का सबसे भारी कॉस्ट होता है, क्योंकि क्या लगता है मालूम, या नहीं तो या नहीं तो यहाँ, क्यों दिए हम इसको, इससे अच्छा हम वहां लगा देते। और अपना दिमाग ना कभी संतोष पाता ही नहीं, क्यों संतोष है कि नहीं? इसका नाम में संतोष है तो ये तो संतोष होगा कम से कम, और चेहरे हाव भाव से लग रहा है हाँ संतोष है इसके अंदर। बट संतोष अपने अंदर नहीं है, क्योंकि अपने को हर दिन लगता है कि काश ये शेयर रख लेते, काश ये शेयर बेच देंगे। जब आगे आप जाओगे लाइफ में, कुछ भी डिसीजन लेते हो ना, तो आपको लगता है यार 2 दिन और रुक जाते तो और पैसा आता। वैसे या कुछ भी चीज अपने घर पे भी कुछ करते हैं, कुछ हाव भाव, या कभी जब वो फ्लाइट टिकट ही बुक किया होगा, ट्रेन टिकट ही बुक किया होगा, चलो ट्रेन टिकट तो फिर भी फ्लैट रेट रहता है, या कोई आइटम ही ऑनलाइन मंगाया होगा, फोन, अरे यार 2 दिन बाद ले लेता तो ये डिस्काउंट मिल जाता यार, कल ही आया, अरे नवीन क्लासेस का ही चुभता होगा, अरे सर 3 दिन पहले लिए, बोल देते ऑफर आने वाला है, होली पिचकारी मार रहे हैं आप, यहाँ गुलाल उड़ा रहे हैं आप लोग, वीडियो बनाते हैं ऐसा और फिर बोलते हो ऑफर है। अरे तो ऑफर है तो हमको पहले बोल देते, 2 दिन से हम लोग मिस कर दिए ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चुभता है कि नहीं? मालिक का पैसा चुभने का ही है, मालिक को और कुछ फर्क नहीं पड़ता, मालिक को है कि मेरा पैसा शायद और आ सकता था, और ये कभी संतोष नहीं हमारे अंदर, लगता है हमेशा क्या और। इसलिए इक्विटी का क्या बताइए, एक्सपेक्टेशन सबसे हाई होता है। मालिक हैं सर, सब कुछ चाहिए हमें, और उस वजह से हाईएस्ट रिटर्न किनको चाहिए सर? इक्विटी। बट मिले या ना मिले ये जरूरी, रिस्क लिए इसका मतलब ही कि सबसे ज्यादा होगा, जरूरी एक्सपेक्टेड के ही सबसे ज्यादा होगा। एक्चुअल रिटर्न ऑफ इक्विटी हो सकता है मेरे एक्सपेक्टेशन जितना हो, उससे ज्यादा हो या उससे कम हो, वो देखा जाएगा, उसके बाद आगे का डिसीजन लेते हैं धीरे धीरे। इसलिए तो हम कंपनी से पैसा निकाल के कहीं और लगाने लगते हैं, जहां हमें क्या लगता है हमारा डिजायर रिटर्न अचीव नहीं हो रहा, तो यहां नहीं वहां लगा देते हैं, यहां नहीं वहां लगा देते। वैसे ही हम डिजायर रिटर्न की अपेक्षा करते हैं, और इस वजह से कंपनी के लिए सबसे भारी कॉस्ट कौन सा है बताइए? इक्विटी का कॉस्ट, और उसको हम बुलाते हैं के। जब भी आप सम्स देखोगे ना, आप एक पैटर्न देखोगे, इसलिए कि जब भी आप कोई भी सम्स देखोगे, के का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा। क्या होगा बताइए? मतलब ये चीज ऐसे कोई काम आने वाला नहीं आपके लिए जो मैं अभी बात कर रहा हूं, ये बस आपको नॉलेज देने के लिए, कहीं भी आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे और कभी भी ये सब चीज को देखोगे ना, आप देखोगे के का वैल्यू क्या है बताइए? सबसे ज्यादा। किससे? बाकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। बाकी क्या है? बाकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल केपी। किसका है केपी? प्रेफरेंस। नेक्स्ट प्रेफरेंस आते हैं, क्योंकि इनका रिस्क बीच का, कभी यहां आ जाते हैं कभी वहां, तो इनका क्या होता है बताइए? केपी। और लास्ट क्या था बताइए? केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। बट एक इंटरेस्टिंग बात बताया था, ये तीनों कॉस्ट में अभी कंपैरेटिव एनालिसिस कर नहीं सकते, क्योंकि इन तीनों में नेचर थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस था याद? 2 ठो पोस्ट टैक्स था, 1 ठो प्री टैक्स था। कौन सा 2 ठो पोस्ट टैक्स? केई और केपी ऑलरेडी पोस्ट टैक्स है। कैसे पता? वेरी गुड, आप लोग अब समझो धीरे धीरे। इनकम स्टेटमेंट देख लिए सर, आप क्या सिखाएंगे हम लोग को? टैक्स के बाद ये 2 खर्चा अलाउड है, इसका मतलब ही क्या होता है बताइए? पोस्ट टैक्स।
ये दो खर्चा क्या है बताइए, यानी इसमें क्या नहीं मिलने वाला है, फर्दर टैक्स बेनिफिट। क्या नहीं मिलने वाला है, फर्दर टैक्स बेनिफिट। वो खर्चा से दुख नहीं होता है, क्योंकि खर्चा कुछ ना कुछ तो क्या लाके देता है बताइए, टैक्स बेनिफिट। बट ये दो खर्चे हैं जो क्या नहीं लाके देंगे, इसीलिए ये ऑलरेडी क्या होते हैं बताइए, पोस्ट टैक्स। मतलब एक तरीके से इसमें क्या नहीं मिलना है, टैक्स बेनिफिट। इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं, दिस इज ऑलरेडी आफ्टर टैक्स। इसमें और कुछ करने का दरकार नहीं है, ये पूरा का पूरा हमारे जेब से ही जाना है। बट इंटरेस्ट के साथ एक बहुत खास बात है। मैंने बोला क्या खास बात है, बोला पहले तो उसका कॉस्ट है ही कम, याद है ना, क्यों बताइए, इन्वेस्टर का रिस्क कम तो एक्सपेक्टेशन कम तो कॉस्ट टू कंपनी भी कम। और तो और सर उसमें एक और बेनिफिट है। मैंने बोला क्या बेनिफिट है, बोला टैक्सेशन बेनिफिट है। मैं बोला कैसे, याद करिए मोदी जी क्या अलाउ किए थे, इंटरेस्ट को पहले ही होने दे। अब अगर वो पहले हो ले रहा है तो क्या उसके कारण टैक्स कम लग रहा है, तो इंटरेस्ट पे क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट। एक तरीके से टैक्स बेनिफिट। आप खर्चे को मत सोचो, आप खर्चे के साथ साथ ये भी सोचो कि इसके कारण बेनिफिट क्या है। तो कुछ खर्चे बेनिफिट लाके दिए और कुछ खर्चे बेनिफिट नहीं लाके दिए। दो खर्चे नहीं लाके दिए, एक खर्चा लाके दिया, और इस वजह से अब ये तीनों कंपेरेबल नहीं थे। तो पहला दोनों तो चलो सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑलरेडी केपीके ही है। बट ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना, ये केडी तब बनता है जब इसको क्या कर देते हैं बताइए, आफ्टर टैक्स। तो तब तक ये क्या रहता है, इंटरेस्ट रेट। तो कोई भी रेट को, कोई भी अमाउंट को अगर आफ्टर टैक्स करना होता है तो क्या सिखाया था, याद है बताइए, कोई भी प्री टैक्स चीज को अगर पोस्ट टैक्स करना है तो क्या करेंगे, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, मतलब उसका रिमेनिंग परसेंट इनटू 1 माइनस। जैसे ही ये काम कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा, वो वैल्यू बताइए, पोस्ट टैक्स। और वो पोस्ट टैक्स होने के बाद केडी कहलाता है। और फिर ये तीनों अब क्या है, कम। अच्छा, पहले से इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है प्रेफरेंस से, उल्टा और उसमें क्या मिल जाता है, तो वो और कम हो जाता है। तो सर इच्छा क्या होगा कोई भी कंपनी का, इच्छा, ओए पाजी, और नहीं बातचीत, दोनों जन बहुत 3 मिनट से देख रहे हैं, एकदम बातचीत नहीं, क्या बोल रहे हैं सुनना। ये जो केडी है क्या लगता है बताइए, सबसे कम है। अगर ये सबसे कम है तो कंपनी का इच्छा क्या होगा, मतलब डेट ज्यादा क्यों, मैं तो ये बोलूंगा क्यों चाहिए मालिक का पैसा, रहा बक बक मालिक बक, पूरा का पूरा क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। कंपनी बनने वक्त तो क्या चाहिए पहले तो, वरना कंपनी कैसे होगा, बिना शेयर होल्डर कौन मालिक, कंपनी कहां से बना। पहले तो आपको शेयर्स तो इशू करना। मैं बोला चलो ठीक है, 2 शेयर ले लेते हैं, एक अपने नाम पे, एक बीवी के नाम पे, 10-10 रुपए का, और कंपनी में 20 रुपया डाल, चलो 21 डाल देते यार सगुन का, चलो 21 रुपया डाल देते। फिर 21 रुपया डाल दिए। अब 21 रुपया कंपनी में हम डाल दिए, बाकी हम क्या कोशिश करेंगे बताइए, डेट उठाओ, डेट उठाओ, डेट उठाओ, डेट उठाओ। अब जैसी डेट उठाने गए, पहला लाख रुपया मांगने गए, तो हाँ मिल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जितना चाहिए था, और पता इससे क्या होगा बताइए, टैक्स बेनिफिट भी होगा। चलो लेते चलो, लाख मांगे, 2 लाख मांगे, 10 लाख मांगे, सामने वाले का भी मन डोल रहा है, बोला 1 मिनट, इतना पैसा का क्या करेगा, धंधे में लगाएगा। बोला सर खुद के धंधे में खुद नहीं लगाया है और हमसे काम करेगा, मतलब तुम क्या बोलना चाह रहा है, तुम तो एक डूबा हुआ खर्चा, मतलब अगर कभी फेल हो गया तो पूरा का पूरा मेरा पैसा जाएगा, तेरा तो कुछ जाएगा ही नहीं। ऐसे बिजनेस पे हम पैसा और नहीं देंगे, सोच रहे हो ना, ऐसा तो होता है कि नहीं। जब भी शार्क टैंक आता है पूछने, तो पूछता ना इक्विटी कितना तुम लोग सबका अपना अपना, फिर पूछता तुमने कितना ऑलरेडी इक्विटी बांट दिया था और अब कितना इक्विटी तुम बांटने आए हो, ताकि वो लोग ये भी देखता है प्रोप्राइटर का भी तो पैसा है ना बिजनेस पे। ऐसा तो नहीं है कि प्रोप्राइटर क्या हो चुका है बताइए, बाहर वो हो गया तो मतलब कंपनी पूरा क्या कर रहा है, वो बेचना चाह रहा है। कि प्रोप्राइटर बोल रहा है ले लो आप ही कंपनी ले लो, मेरे को अब नहीं चलाना है, आप आगे से चलाओ, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोप्राइटर बन रहा है कोई। बट क्या प्रोप्राइटर का पैसा होना चाहिए कि नहीं धंधे में, वरना तो वो क्या करेगा बताइए, मिस यूज ऑफ फंड्स कर सकता है, बोलेगा किसका है, दूसरा का पैसा है, क्यों इतना ध्यान रखे। बट अगर खुद का भी उतना रिस्क हो तब जाके ही तो धंधा करेगा। तो सामने वाला भी एक लिमिट के बाद क्या बोलेगा, और पैसे नहीं देंगे, और देंगे भी तो लो अब 15% लगेगा, 20% लगेगा। बोले 15-20 ये तो मेरा ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम खुद ही ले आएगा घर से पैसा। बोला ले आ तब। तो इस वजह से नेक्स्ट कॉस्ट क्या आने लग गया बताइए, प्रेफरेंस। और फिर क्या आने लग गया बताइए, यानी अपने कैपिटल कंपोजिशन में, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ये तीनों कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन बताइए, डेट भी होते हैं, प्रेफरेंस भी होते हैं, और क्योंकि कुछ ना कुछ हर एक से पैसा लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहते तो है
है भाई पूरा डेट उठा ले, बट उपाय नहीं है। एक लिमिटेड डेट पे सब कोई डेट देगा नहीं। दूसरा इसको घुमा लो अगर नहीं दिख रहा है तो, नहीं तो थोड़ा इधर आओ ना, बैठ लेना इस तरफ। अच्छा ठीक है, बैठो तो एकदम चप्पल खोल लिया है, एकदम बोल रहे हैं सर अपने वो आ गए हैं, मुद्राएं ले लिए हैं, अब हम लोग नहीं उठेंगे। ठीक है, कुछ जादू वादू तो नहीं आता ना, बस ठीक। बोलो डन है यहाँ तक बात, पक्का? हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि ये जो डेट है इससे सारे पैसे उठा नहीं पा रहे हैं तो मालिक वालिक से उठाए, तो हमारा जो कंपोजिशन है कैपिटल स्ट्रक्चर का उसमें क्या रहता है बताइए? तीनों का एलिमेंट रहता है, और इसको बोलते हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में लेवरेज भी है और लेवरेज नहीं भी है। ये क्या बोल दिया अभी? एक मिनट, लेवरेज है और लेवरेज नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय लेवरेज? एनीबडी जानता है वर्ड कभी? लेवरेज जस्ट इंग्लिश टर्म, लेवरेज एडवांटेज। ओके, मैं बोलता हूं मेरा लेवरेज है मतलब मेरा एडवांटेज है। ओके, एक्स्ट्रा बेनिफिट। ओके, और कंट्रोल। अच्छा ठीक है, ओके। चलो आप लोग को आज ऐसी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वैसे आगे बात करेंगे। ये देखो, अरे फिजिक्स नहीं बनाया पगला, ये क्या है बताइए? वेरी गुड बच्चा लोग, तुम तो कभी बैठ नहीं पाया होगा तो इसलिए तुमको अजीब लग रहा है। बाकी लोग ये क्या है बताइए? सीसॉ। सीसॉ बोलता है अविनाश सर को भी बैठाएंगे, रुक। तो ये है क्या बताइए? सीसॉ। अच्छा, जो सीसॉ होता है वो क्या करता है सर? इस तरफ अगर कोई है और इस तरफ अगर कोई है, ठीक है, तो ये जो दो आदमी यहाँ पे है, मेरे को एक बात बताइए, ये जब तराजू में या मान लो सीसॉ में बैठे तो इसको बैलेंस कर रहा है कि नहीं? एक चीज बीच से, करेक्ट? एक तरफ कोई, एक तरफ कोई। अब तुम देखो ये कभी भी ऐसे नीचे जाएगा ही नहीं। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, वो बोल रहा उठा, हमको भी उठा ऊपर। अरे हो ही नहीं रहा भाई, हो ही नहीं रहा, हम क्या करें? हम अब ऊपर ही बैठा तब से, हम बहुत कोशिश किया बट इम्पॉसिबल टास्क हो रहा है। तो बोला तुम हट, तुम वहां से हट, तेरे से ना हो पाई। अगर कोई बराबर का रहेगा तो ठीक है ना, फिर भी तराजू बराबर पे आएगा, बट ठीक है ऐसे क्या रहता है बताइए? तो हम बोला एक जन और आओ, तो यहाँ मैंने अमित महाजन सर को बुलाया, आप भी बैठो सर। फिर भी नहीं उठ रहा था मालूम, फिर मैंने बुलाया अमित बछावत सर को, बोला आप, अभी भी नहीं उठा। एक कुंडू सर को यहाँ बैठाया, कुंडू सर आप बैठो। अब हम लोग चारों ट्राई कर रहे हैं, तब जाके हल्का सा, ये हल्का सा जो होता है ना, इतना सा ऊपर उठा। बोला अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तब हल्का सा ऊपर उठा, कुछ और नहीं उठा उसका। ये आप जहां से उठाए हैं ना, ऐसे लग रहा है पैंट से कुछ निकल रहा है उसको। सीसॉ है, सीसॉ, उसका इतना नहीं है जो यहां तक आएगा, ठीक है? वो नॉर्मल ऊपर जा रहा है, ठीक है ना? हम लोग सब मिलके ऊपर नीचे ट्राई कर रहे हैं कि भाई इसको उठा, बट नहीं हो पा रहा था। बट बता दूं आपको, ये जो सीसॉ है ना, इसके पीछे का जो आप बोलते हैं ना फिजिक्स, इसको क्या बुलाते थे पता है बचपन में? लिवर। ये क्या बुलाया जाता रहता है? लिवर, जो कि बराबर करता है चीजों को, कोशिश करता है कि क्या आ सके सर हम लोग बराबर तराजू में आ सके। वैसे ही बचपन में एक तराजू देखे होंगे, अगर आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, आपका वो उम्र गया कि नहीं गया, कि आपने वो वाला टाइम देखा जहां आप कुछ ऐसा चीज देखते भी थे कि नहीं? है घर पे अभी भी ये सब है कि अब तो डिजिटल वाला आ गया होगा, जिसमें ये कांटा वाटा फ्रूट का दुकान में रहता है ना, यहाँ वेट रखा जाता है ना, और उस हिसाब से यहाँ सब्जी रखा जाएगा, और उसके बाद क्या देखेगा? बराबर होगा उतना सब्जी। यहाँ फ्रूट्स के दुकान में देखे होंगे, यहाँ घर पे नहीं होगा, फ्रूट्स के दुकान में देखे होंगे। तो ये भी होता है। अगेन दिस इज व्हाट बताइए, बीच में लिवर जो नाप रहा है दोनों को। वैसे ही बचपन में कैंची देखियो, कैंची सर अभी भी देखे हो तो क्या है? लड़की लोग, हम लोग का तो जवान नहीं कम क्या है, जवान ले लीजिए। ठीक है, कैंची में पता है ये जो बीच में होता है इसको क्या बुलाते हैं? नहीं बेटे, एक वर्ड आया था थोड़ा देर पहले, कोई बोला था,
वेरी गुड, फलक्रम, इसको भी क्या बुलाते हैं, फलक्रम, जो काम आता है, जिससे वे मेंटेन रहता है कि नहीं, ये दोनों तरफ का कैंची को बीच से इसको ऑपरेट करने में मदद करता है। ये सब चीज को हम लेवरेज बुलाते हैं, लीवर बुलाते हैं, और यहीं से आया है वर्ड लेवरेज, जो बोलता है धंधे में हमेशा दो चीजें रह सकते हैं, एक तरफ ओन फंड्स और एक तरफ कौन बताइए, बोरोड फंड्स। अब जो ये ओन फंड और बोरोड फंड है, इनका क्या होना चाहिए, मिक्सचर। अगर ये दोनों है, मतलब आप लेवरेज लेके रखे हो, मान लो हम लोग चारों उतर जाए, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, बोलिए। ओन फंड से मतलब क्या, अनलीवर्ड, क्योंकि इसमें कोई एक तरफ और लेवरेज है ही नहीं। लेवरेज तो तभी आएगा, लीवर तभी काम करेगा जब तराजू के दोनों साइड कोई है। अगर एक ही तरफ होगा तो कट करके ऐसे हो जाएगा ना, जैसे अभी भी था सर, तो अभी बैठा के भी आप क्या किए, आप तो लेवरेज नहीं कर पाए। मैं बोला हाँ हो गया, थोड़ा सा ऊपर उठाया था, देखे थे, बट फिर मिटाना पड़ा, आप लोग का नजर कुछ और ही जा रहा था, तो फिर ये क्या हुआ, ऊपर उठा था। अब जो ये ऊपर उठा, इसका कारण क्या था सर, लेवरेज, यानी लेवरेज आने से मिक्स होता है। तो इसलिए देखिए पहला 3 चैप्टर का मैंने नाम बोल के निकल गया मैं धीरे धीरे, देखिए ध्यान से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर। मिला आपको कैपिटल स्ट्रक्चर, 4th चैप्टर बोला ना कैपिटल स्ट्रक्चर, और हम शुरुआत यहीं से करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया सारा एक एक करके हिंट दिया, जो हमने कंपैरेटिव एनालिसिस में कहीं ना कहीं सुन रखा है। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा था वो यही था कि भैया ये अल्टीमेटली ये सारे चीजें हमें मदद करते हैं ये पता करने में कि पैसे कहां से उठाने हैं और उनका कॉस्ट क्या है, और हमारा अल्टीमेट कैपिटल स्ट्रक्चर इन सबसे बना है, और उस वजह से हम इसका ओवरऑल कॉस्ट निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हम सबसे पहला चैप्टर चालू करेंगे आने वाले क्लासेस में। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ, पक्का क्या निकालेंगे, इधर केई, केपी, केबी, और फिर क्या निकालेंगे, इन सब का क्या टोटल, यानी टोटल मतलब एक तरीके से सारे कैपिटल का क्या अल्टीमेट कॉस्ट लग रहा है, जो हमारा उस चैप्टर का मेन मोटिव होगा। तो वो जो कॉस्ट कैलकुलेशन है वो हम सीखेंगे पहले चैप्टर में। तो कंपैरेटिव एनालिसिस से एक बात ये बताया मैंने, और बात बताया था इसमें कि नेचर ऑफ पर्सन जो इन्वेस्ट करते हैं, याद है कुछ वर्ड्स बोले थे, रिस्क एवर्स, रिस्क लवर्स, है कि नहीं। रिस्क एवर्स वो होते हैं जो डरते हैं, जनरली हेजिंग करते हैं वो लोग, हेजिंग मतलब जो रिस्क एक्सपोजर को कम करना चाहते, और जो रिस्क लवर्स होते हैं उनको स्पेक्यूलेटर्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बताइए, मतलब ये सब मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंस के भाषा में टर्मिनोलॉजी, जिसको क्या बुलाते हैं बताइए, इस पे जो बोलते हैं हम स्पेक्यूलेट करना चाहते हैं, हम अपना नॉलेज यूज करके हम कुछ कमाना चाहते हैं, जबकि हमारा कोई और इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, हमको बस एक्सट्रैक्ट करना है नॉलेज और उससे पैसे कमाने हैं। और एक बीच वाले होते हैं मॉडरेट रिस्क टेकर्स। क्या डन है सबको इतना, तो इस तरीके से मैंने आपको स्पेक्यूलेटर्स, हेजर्स बताया। और भी एक वर्ड होता है जो हम आने वाली क्लास में सीखेंगे, जिसको बोलते हैं आर्बिट्राजर्स। क्या बुलाते हैं बताइए, आर्बिट्राजर्स, सुना हुआ होगा ये वर्ड भी, आर्बिट्राज क्या वर्ड होता है बताइए, जिसको बोलते हैं रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाना, रिस्क लवर भी नहीं, क्या बोले, मतलब बिना रिस्क के प्रॉफिट ये भी कमाया जाता है। सर हमको बता दीजिए, हम क्लास छोड़ देंगे, और अब भी क्यों पढ़ा रहे अगर ऐसा चीज होता है तो ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड में ये पाना बहुत मुश्किल है, और आज के ज़माने में तो और मुश्किल है, क्योंकि रिस्क फ्री रिटर्न आज के ज़माने में थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है उस रिस्क एक्सपोजर को ढूंढना। अभी कुछ 3 महीना पहले का बात है, गुजरात का कोई एक शेयर मार्केट था, उसने उस अपॉर्चुनिटी को 2 मिनट के लिए देख लिया, मिल गया था उसको शेयर मार्केट में, और वो 2 मिनट या 2.5 मिनट में उसने करीब करीब 10 करोड़ रुपया बना लिया, 2 मिनट से 2.5 मिनट में, क्योंकि उसको क्या मिला बताइए, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। सर ये क्या होता है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, अब थोड़ा बताइए, हम लोग को भी करना है। अरे बहुत आसान बात है, मतलब सिंपल ये बोल रहा है, अगर कहीं भी मार्केट में मिस प्राइसिंग है उसको एक्सप्लॉइट करना। जैसे मान लो नीचे गए और तुमको दिखा है बगल वाले, अरे रील्स आता है तुम्हारे पास 15 और 20 का दाम पे 2 ठो खड़ा है, और तुम एक आदमी हो जिसमें क्या बोल रहा है मालूम, एक दुकान में 15 में मिल रहा है सामान, एक दुकान में 20 में मिल रहा है। तुम बोल रहे भैया आप 20 में क्यों दे रहे हैं, बगल वाला तो 15 में दे ही रहा है। बोला एक काम कर, हो ही नहीं सकता 15 में दे रहा है, तुम मेरे को 18 में बेच दे, हम तेरे से ले लेगा। क्या तुम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ोगे? नहीं। क्या करोगे बताओ? 15 से खरीद के 18 में बेच दोगे, रिस्क फ्री प्रॉफिट पूरा। जब मिल ही रहा है तो थोड़ा देर में सबको मालूम चल जाएगा, अच्छा है दाम होता है, तो इक्विलिब्रियम आने लगे। इसको बोलते थे मिस प्राइसिंग। पहले ये बहुत होता था, जैसे अपने जो झुनझुन वाला साहब थे जो चले गए, ध्यान है आपको, क्या नाम है उनका, वो जो पैसा बनाए थे ना, वो शुरू में यही किए थे। क्या किए थे बताइए यार, उस समय आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बहुत आराम से एक्सट्रैक्ट हो जाता था, आदमी लोग ही कर सकता था। मतलब क्या होता था, एक 50 आदमी को बैठा देते थे,
25 एक तरफ, 25 एक तरफ। 25 आदमी एनएससी में ट्रेड कर रहा है, 25 आदमी बीएससी में ट्रेड कर रहा है नेशनल में, और 25 आदमी बॉम्बे में। रिलायंस का दाम देख रहे हैं, एनएससी में चल रहा है 230 रुपया .38, और एक तरफ चल रहा है 230 रुपया .36। क्या आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है सर 0.02 के लिए? अरे पगला, लॉट्स में खरीदते, मतलब क्या 5,000 शेयर, 10,000 शेयर, 20,000 शेयर, और उससे सर 200-300 रुपया के लिए? अरे फ्री का पैसा कौन छोड़ेगा? 200-300 धीरे धीरे अमाउंट क्या होने लगता है बड़ा, और फिर और एक्सप्लॉइट। तो क्या करेंगे बताइए? एनएससी से खरीद के बीएससी में बेच दो, या बीएससी से खरीद के एनएससी में बेच दो, बात खत्म। इससे क्या कर सकते हैं हम? फ्री फोकट का पैसा कम। तो सर आज भी तो होता होगा, होता है, बट जितने देर में करने जाते हैं इक्विलिब्रियम आ जाता है। जैसे ही बोलते हैं यहाँ बाई ऑप्शन में लगाए, यहाँ उतने देर में आ जाता है। और आज के डेट पे आप टैक्स बढ़ के रखे हो, इतने सारे टैक्स लगते हैं, CSTT लगता है ना, ब्रोकरेज, कमीशंस, ये सब कर कुरा के अल्टीमेटली कुछ बचता नहीं। तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आज के डेट पे बहुत कम हो, रियल टाइम बेसिस पे सब चीज अपडेट हो रहा है। पहले तो और भी होता है ये सब, जो डॉन वन बने, जैसे जो डॉन थे, क्या नाम है बताइए? दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी, वो लोग कैसे काम किए सर? सॉरी हाँ दाऊद जी, सुनना मत, हम जो बोल रहे ये सब चीज कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो दाऊद आदमी जो थे, वो लोग ऐसे कैसे इतने पैसे वाले बने सर? पक्का कुछ गलत काम किए होंगे। सर गलत काम क्या? यही आर्बिट्राज। कैसे आर्बिट्राज करते थे लोग मालूम? वो लोग क्रिकेट में आर्बिट्राज करते थे। कैसे सर आर्बिट्राज करते थे? आप देखे होंगे, अच्छा कहीं वांटेड पिक्चर देखे हो? सलमान खान का वांटेड, गनी भाई, गनी भाई नहीं देखे हो? गनी भाई सुने हो? गनी भाई अरे नहीं देखे? इतना तुम लोग कुछ तो देखे होंगे लाइफ में, सिर्फ पढ़ाई की हो क्या? तो वांटेड जो पिक्चर था उसमें गनी भाई शुरू में देखे थे, मैच देखने बैठा हुआ था, आसपास बहुत सारा आदमी लोग था जो कई फोन लेके रखा हुआ था। आप भी जानते हो आज भी वो 5 से 7 सेकंड का डिफरेंस है जब वहां बॉल टपकता है और अपने टीवी में ब्रॉडकास्ट होता है। कई लोग केवल फोन में एक ऐप होता है जिसमें पहले बता देता है कि, और होशियारी मारते हैं छोटा बच्चा क्या, देख अगला बॉल 6 होगा, देख वो, अरे भैया आपको कैसे पता वो? और तुम लोग तुम क्या जानता, हम लोग ये सब, ये लोग को हम रोहित शर्मा को हम ही सिखाया था, ये लोग को क्या आता है। तो वो होता है ना, अरे भैया क्या बात बता दी आपने। तो वो जो आप धीरे से नीचे से देख के बता देते ना कि अगला बॉल ये होगा, अगला बॉल ये होगा, क्योंकि वहां पे अभी भी 3 से 4 सेकंड का क्या है, मतलब ये लेवरेज है अपने पास, मतलब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। बट पहले ज्यादा देर का होता था, पहले ब्रॉडकास्टिंग बहुत देर से सैटेलाइट पे पहुंचता था और फिर अपने टीवी में आता था, कुछ 12 से 15 सेकंड का गैप होता था, याद से 25-30 साल पहले का बता रहा हूं। तो वहां पे लोग क्या करते थे पता है? सब कुछ हो चुका होता था, बॉलिंग डन, अगला बॉल विकेट गिर जाता था, और वो तब तक टीवी में दिखता नहीं था। तो बेचारे जो बाहर में हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, उन लोग को बेवकूफ बनाने के लिए, जिनको वो रस है कि स्पेक्यूलेशन करना, हमको लग रहा है, मेरा दिमाग बोलता है अगला बॉल 6 मारने, बोलते ना अब पक्का है देखना अगला बॉल 6 मारेगा, तो उन लोग के साथ गेम खेलते हैं। बोला पक्का बैट लगाता है, बोला हाँ बैट लगा दिया, चल। बोला अगला बॉल 6 होगा, तो हम बोलता नहीं आउट होगा। बोला कितना भाव देगा? बोला 1 का डबल देंगे, चलो लगा दिया। तो ऐसे कर करके लोग क्या कमाता है? आर्बिटर। बेचारे के पास तो नॉलेज नहीं है, उसके पास तो पक्का पता है उसको अगला बॉल क्या होने वाला है, उसको तो पता ही नहीं है। और ये कर करके क्या किए बताइए? पैसा डेवलप। जन्नत पिक्चर देखते हैं ना, जन्नत, उसमें वो अपना दिमाग यूज किया, स्पेक्यूलेशन। बट जन्नत जैसे आदमी को फंसाता है वो डॉन, जिसको लगता है कि उसको लगता है उसके पास नॉलेज है और वो जानता है कि क्या कर सकता है, वो बता सकता है क्या होने वाला है, बट ऐसा हो जरूरी नहीं। तो उस वजह से उसको बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। तो दुनिया में 3 प्लेयर्स होते हैं, बताइए कौन कौन? स्पेक्यूलेटर्स, जो बोला टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। अगर दूसरा नामकरण करे, जैसे अपने रिस्क लवर, रिस्क एवर सुने, और नाम बताया, क्या बताइए? स्पेक्यूलेटर्स। दूसरा हेजर्स, और तीसरा तो बोले आर्बिट्राज, जो अभी यहाँ कहीं नहीं आए, ये तो सर अलग ही लोग होते हैं, बहुत 1.5 शाने होते हैं लोग, इनको बोलते हैं 1.5 शाने। और इसका मार्केट समझने के लिए आपको और एक मार्केट समझना होगा जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। क्या नाम है बताइए? ऐसे शेयर मार्केट में आप शेयर्स का लेन देन करते हो, वैसे आप डेरिवेटिव्स भी कर सकते हो। सुने हो डेरिवेटिव्स? फ्यूचर्स, ऑप्शंस, है ना, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, तो ये सब जो ट्रेडिंग होता है उसको क्या बुलाते हैं बताइए? डेरिवेटिव्स। सीखोगे फाइनल में, इंटर में नहीं है।
इंटर में शेयर्स का ये सब कैलकुलेशन नहीं है, वहां सीखोगे ट्रेडिंग भी कैसे होता है, क्योंकि अभी वही बोलना माथे में उतना दिमाग नहीं। फिर भी फाउंडेशन में पूछते थे सर हम तो ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट का कोर्स कर लिए सर, 25 दिन का डिप्लोमा, 25 दिन में हम सीख गए हैं कि शेयर मार्केट कैसे चलता है, और 10 दिन में अपना पोर्टफोलियो सर डबल कर चुके हैं। ₹2,000 लगाए थे, मालूम है 5,300 का बैलेंस है मेरा। बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5,300 का 10,000 होगा, 10,000 का 20,000 होगा, 20,000 का 50,000 होगा, और फिर 0 होगा। ये मार्केट है, ये वही बात है, पहले जिताओ, क्योंकि तब क्या होगा ना, हारने का क्षमता बढ़ेगा। अगर पहले ही हरा देगा ना तो आदमी का मनोबल कम हो जाएगा और अगली बार से वो आएगा ही नहीं इसमें। हम तो चाहते हैं बार बार आए ये सोच के कि रिकवर करना है, और उसके कारण ये मार्केट बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स है। और आपको लगता है 25 दिन का किया डिप्लोमा हो गया, अब तो सीख लिए, क्या क्या सर लोग पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री है सर, आप भी देखिए। 25 दिन में आप सीख जाएंगे। ये तो तुम लोग फिर हेरा फेरी वाला बात कर रहे हैं, 21 दिन में पैसा डबल। अल्लाह, ये कोई वो चिट फंड है क्या, वो लक्ष्मी चिट फंड, 21 दिन में पैसा डबल। मेरे को अनुराधा नहीं चाहिए, आई एम ओके। तो ये सब चीज में मत आना। अभी से अगर कोई बोलता है ना हम ट्रेडिंग सिखा देंगे, चलो ट्रेडिंग करते हैं, you don't have any knowledge. You need to first of all understand some fundamental and technical analysis. Although the market is not totally depending upon such analysis, it also depends upon खबर। खबर मतलब भाई हमको सुनने में आ रहा है इसका बोर्ड मीटिंग में ऐसा होने वाला है, मेरे कई भैया लोग थे सर, उठा ले शेयर, घर पे बात होता होगा उठा ले शेयर, उठा ले, तो उठा ले क्यों, लोग अंदर अंदर का बात कर रहे हैं। तो सब मिक्स होता है, सब चीज का क्या होता है, मिक्स। बट आज के डेट में आप अभी काबिल नहीं हो, फाइनल में हो, इंटर पढ़ो, इंटर के बाद आर्टिकलशिप में जाओ, 1 साल का आर्टिकलशिप करो, जिसके अंडर भी रहोगे या जिसके साथ भी काम करोगे, जो बड़े होंगे थोड़े, या तो क्वालिफाइड या फिर आपसे आगे, वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, उनसे। यानी ये सब चीज टीचिंग से नहीं सीख सकते, ये सब चीज एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। एक्सपीरियंस से सीखिए। अगर आपके पिताजी भी खुद है तो वहां से बात कीजिए और उस तरीके से आगे बढ़िए और धीरे धीरे इस मार्केट में घुसिए। मैं ये नहीं मना करता मत करिए, मैं बोलना चाहता हूँ नॉलेज के साथ घुसिए, और वो 25 दिन का नॉलेज के साथ नहीं जो आपको सिखा रहे हैं, अरे देखो ऐसे ऐसे, जो सिखा रहे हैं ना वो भी डफर है। सारे बीकॉम वाले टीचर पढ़ा रहे हैं, हम देख सारे वो बीकॉम वाले टीचर, स्टॉक मार्केट कोर्स 25 डेज डिप्लोमा कोर्स, 25 डेज में डिग्री दे दे रहा है तुमको कि तुम आराम से क्या कर सकते हो बताओ स्टॉक में, और बच्चा लोग कर भी रहा है कोर्स। अरे सर आपको मालूम है वो जो मेरे सर है ना, वो उनका पोर्टफोलियो देखे आप, 20,000 था उनका, आज 21,000 कर लिए। बोला वो 20 का 21 नहीं किया है, वो 2 लाख का 21,000 किया था, वो तुमको 20 से 21 वाला दिखाया। इन्वेस्टमेंट पूछेगा तो बताइएगा ही नहीं, वो तुमको सिर्फ 20 से 21 का बताया। इतना आसान नहीं। तो एवरीबडी यहाँ जितने लोग भी चाहते हैं मार्केट करे, कर भी रहे होंगे कई लोग, मैं अभी नहीं पूछूंगा, बट वो क्या, वो SIP है, वो आप खेल नहीं रहे हो, आप तो बस एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो कि सर हर साल हर महीने का मेरे को 2,000 रुपया 3,000 रुपया डालना है मार्केट, वो ठीक है, वो करते रहो, वो तो कोई और देख रहा है, तुम नहीं देख रहे हो, म्यूचुअल फंड जिसको बोलते हैं, बट वो करो, उसमें कोई गलती नहीं है, और अभी तो जरूर करो, जो मार्केट है उसमें जरूर करो, बट अभी खुद से क्या मत करो बताओ, ट्रेडिंग मत करो, खुद से मत करो। अभी आप अपने उस लायक नहीं, और कमाते क्या हो बे, जो कर रहे हो वो भी पापा के पैसे पे उड़ रहे हो, पायलट हो तो पायलट हो तो ऐसे पापा का पैसा मत उड़ाओ, रुक जाओ, अपना पैसा कमाओ, जितना लगाना है लगाओ, मेरे को दिक्कत नहीं है, बट पहले खुद का कमा लो। और तब तक हाँ सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो जरूर करो, क्या बताइए, SIP। क्या डर है सबको इतना सा बात, तो जरूर करिए। अगर आपको लगता है आपके पास पैसा बचता है महीने का, जो कि नहीं बचता होगा, 25 तारीख कोई पापा से अभी टाइम आ गया होगा, ये पापा फंड खत्म हो रहा है, अब लाज भेज दो, और थोड़ा सा जो लोग बाहर रहते हैं वो मंगवाते होंगे, और जो लोग घर पे रहते हो तो दादी मम्मी थोड़ा सा 2,000 और दे दो ना, आज 2,000 और दे दो, हुआ नहीं इस महीने का कंप्लीट हो गया नहीं। तो कई लोग तो ऐसे सब जब मांगते हैं दे देते हैं, जनरली लड़की लोग के साथ होता है। बेटे लोग से पूछो, हाँ, बेटी लोगों तो क्या मांगेंगे, पापा हमको 500 रुपया चाहिए, बेटी 2,000 ले जा, क्या करना है कर। और हम लोग से पूछो 500 मांगने जाते ना, 20 रुपया पकड़ाते, 20 क्या करेगा 500 का, हम लोग जाना वाना है, खाना वाना है, 20 रुपया लो, हम लोग अपने टाइम में मगरमच्छ के मुंह से निकल के खाते। अरे यार फिर चालू हो गए आप यार, शांति रखो, ठीक है यार, 20 ही रुपया तो छोड़ो,
तो अब लेके 20 रुपया भी तो मिले, जीरो से अच्छा तो वही है। तो वही बात होता था, हम लोग 20 रुपया मिलता था तो लेके आ जाते थे। बहन लोग मांग ले तो अरे हाँ यार चलो इनको तो 200 रुपया देना होगा, मांग लिए हैं, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो पापा प्यार नहीं करते, पापा प्यार नहीं करते, ठीक है ना। बेटियां है ना, बेटियां। तो ये बात बता रहा हूं आपको फाइनेंस रिलेटेड कुछ, जिससे आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आए कि किस तरीके से आपको आगे लाइफ में बढ़ना है। तो मैंने जो अभी बात बताया आपको, ये सारी बातें जिसके बेसिस पे हमने एक सम्स किया था इनकम स्टेटमेंट का, क्या ध्यान है सबको वो वाला? ओके। और हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद वही आफ्टर टैक्स और एक प्री टैक्स वाला बात किया था। क्या डन है? इतना करने के बाद हमने लास्ट क्लास कंप्लीट कर दिया था। और आज हम पॉइंट नंबर लास्ट क्या सीखे थे बताइए एवरीबॉडी। पॉइंट नंबर लास्ट 5 नंबर पॉइंट था, क्या बताइए? कंपैरेटिव एनालिसिस। चलिए आज का टॉपिक चालू करेंगे हम, क्या बताइए? 6 लिखिए, लिखिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर ये रहने दीजिए आप, ये आप अब मत करिए, बहुत तड़पाए आप हम लोग को। 9 क्लास 10 क्लास पढ़ाए थे, अब भी वापस आप ये चीज पढ़ाएंगे और 10 क्लास और लेंगे? ना ना ना, अपने नहीं। अब सारा बात को अल्टीमेटली जो काम का बात है उसको समेटेंगे 2 क्लास में। और 2 क्लास में हम क्या सीख लेंगे सर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 2 या 3 क्लास। ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, यहाँ क्या सीखने वाले हैं ध्यान से सुनना। जैसे मैंने पहले भी बताया, जितने लोग पढ़ रखे हों तो सुने हुए भी होंगे, और जितने लोग नहीं पढ़ के रखे हैं मेरे से फाउंडेशन में, कोई बात नहीं, आइए यहाँ सुना देते हैं वापस से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अगर बात किया जाए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नाम चैप्टर का कुछ ऐसा होना चाहिए था, जैसे मैंने फाउंडेशन में भी बताया था। विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है पैसे का मोल चेंज होता है। कारण हम जानते हैं, आज से जो हम 20 साल पहले 50 रुपए में कर सकते थे और आज जो हम 6000 में कर सकते हैं, वो दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है उस समय वही चीज 20 रुपए में हो जाता और आज उसी चीज का क्या लग रहा था ये, तो भैया चलते हैं पीछे और 20 में ले लेते हैं। अरे उस समय तो 20 का भाव ही क्या था, ये 6000 जैसा 20 रुपये, अरे बाप रे। और आज वही कितना हो गया? तो तुम लोग हंस क्यों रहे? हम तो नॉर्मल एक टाइम के साथ यही हुआ। 20 रुपए का वर्थ आज के दिन कितना हो गया बताइए? 6000। तो तुमको दिक्कत क्या हो रहा है? कुछ सोच रहे हो क्या? और मत सोचो, चुप रहो और कुछ मत सोचो, क्या डन है? तो ये जो 20, 30, 50, 100 उस समय बोलते थे 100 रुपया, अरे बाप रे। और आज 100 रुपया कुछ भी नहीं है सर। आज 1000, 2000, 3000 तो सर आम बात है कि हाँ चलो 1000 रुपया ऐसे लग जाता है। और उस समय 100 रुपया सर, अरे बाप रे 100 रुपया लग गया। ये इसका कारण क्या है सर? क्या नोट चेंज हुआ? हाँ सर वो भी हो गया, वैसे तो वो भी हो गया बीच में एक बार, बट ठीक है, नोट चेंज छोड़ो, उसको एक बार डिलीट करो। फिर भी क्या कुछ चेंज हुआ मनी में सर? नहीं, मनी तो चेंज नहीं हुआ। मनी तो वही है, मतलब 500 अभी भी 500 है, और 100 का नोट अभी भी 100 का नोट है, 200 का नोट अभी भी 200 का नोट है, सब नोट तो वही है सर। बट सर पहले वो 20 रुपया अलग था, आज वो 2000 रुपया अलग है। ऐसा क्यों सर? टाइम फैक्टर है, मनी फैक्टर नहीं है। क्या फैक्टर है बताइए? क्योंकि पैसे का मोल टाइम के साथ चेंज होता। जैसे अपने बोलते थे ना, अपने दादाजी दादी जी बोलते थे, हम लोग तो 2 पैसे में आइसक्रीम खा लिए, 10 पैसे में मूवी देख के और पॉपकॉर्न खा के आ जाते थे। मतलब आए बड़े पॉपकॉर्न खा के आ जाते थे। था भी उस समय, झूठ बोलते हैं, अरे तीन था। और एक तरफ बोलते मगरमच्छ के मुंह से निकले, एक तरफ आप बोल रहे हो मूवी हॉल जाते थे, पॉपकॉर्न खाते थे, और आप बोल रहे हो मगरमच्छ। माथा मत खराब करो मेरा, वहां थोड़ी होगा उस समय पिक्चर। था हम लोग देखे हुए, ठीक है देखिए। तो 10 पैसे में हम लोग ये देख लेते थे, 2 पैसे में हम लोग ये खा लेते थे, मतलब बढ़िया बात है। और आज फिर पापा लोग बोलने लगे थे, हम लोग तो 20 रुपया में कर लेते थे, 40 रुपया में, 50 अब हम लोग को 20, 30, 40 में नहीं होगा, 5-6 हजार रुपया चाहिए। आप समझिए, भाव बढ़ गया है सबका, ठीक है ना। पहले इंटरनेशनल ट्रेड नहीं था, पहले इंडिया ग्लोबल नहीं हुआ था,
ये तो 1991 का बदौलत है हमारे मनमोहन सिंह का, जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑन किया, ग्लोबलाइजेशन ऑन किया, जिसके कारण आज हम बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ इंजॉय कर सकते। तो वो तो मनमोहन सिंह की देन है सर हमारे लिए, मनमोहन सिंह के। वरना पहले तो क्या था सर, तो आप लोगों को क्यों ही चाहिए रुपया, आप लोगों को नहीं चाहिए था, हम लोगों को चाहिए। तो टाइम के अनुसार वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ बताइए, चेंज। और इस बात को समझने के लिए हमें चाहिए कि हमारे 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे हर एक वैल्यू का मीनिंग चेंज हो सकता है। मतलब आज जो 1 लाख रुपया है, 5 साल बाद भी यही 1 लाख 1 लाख जितने वर्थ का हो जरूरी, मतलब हो सकता है आज जो ये 1 लाख कर सकता है, जितना हम 1 लाख में हम प्रोक्योरमेंट, हम कोई भी चीज कर सकते हैं कंजम्पशन, उतना हम आज से 5 साल बाद हो सकता है। इसका कारण क्या है बताइए, सिर्फ इन्फ्लेशन। आइए कई फैक्टर्स मैं बताता हूं। वन ऑफ द फैक्टर इज इन्फ्लेशन एंड द मेजर फैक्टर इज इन्फ्लेशन। द अदर फैक्टर्स आर मार्केट रिस्क। क्या बोले बताइए, आज 1 लाख है, जरूरी थोड़ी है 5 साल बाद क्या बचे, 1 लाख बचे, कहीं कुछ काम आ जाए या खत्म हो जाए, खो जाए, चोरी हो जाए, लोन दिए गायब हो जाए, तो देयर इज व्हाट बताइए, मार्केट रिस्क। एक क्या बोले आप, पहला इन्फ्लेशन, दूसरा क्या मैंने बोला बताइए, मार्केट रिस्क। यानी देयर इज क्रेडिट रिस्क ऑल्सो एंड देयर इज इन्फ्लेशन रेट ऑल्सो, जिसके कारण इन दोनों को मिला के एक टर्म बना जिसको बोलते हैं, क्या बताइए, जो आप बोल रहे थे तब से, इंटरेस्ट रेट। बट ध्यान करो, बचपन में भी बोला हुआ आपको, गलत शब्द था जो आप सीखे थे, दैट इज नॉट इंटरेस्ट रेट। क्या वर्ड था करेक्ट, एनीबॉडी? वेरी गुड। क्या बोली भूमि सुनना, रिटर्न रेट। क्या बुलाते हैं बताइए, अभी पढ़े ना ऊपर, एक्सपेक्टेड रिटर्न। उस समय सिर्फ इंटरेस्ट रेट क्यों सुने थे मालूम? उस समय सिर्फ 2 ही चीज पता था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड। मतलब ऐसे लगता था कुछ भी पैसा है कहां लगाएंगे, बैंक में, और कोई सिक्योरिटीज के बारे में आइडिया नहीं था। बट आज के डेट पे हम अब इंटर में आ गए, जहां हमें पता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, और उसके अंदर हर में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। किसी में इंटरेस्ट मिलता है, किसी में डिविडेंड मिलता है, किसी में ग्रोथ मिलता है, कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है। तो इन सब का एक क्यूमुलेटिव नेम आया जिसको क्या बुलाया जाता है बताइए, रिटर्न मिलता है। क्या मिलता है बताइए, रिटर्न। वैसे ये बात मैंने फाउंडेशन में भी पढ़ाया, क्योंकि आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये सब टर्म का भी यूजेस था जब हम एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में गए थे। और वहां जाते वक्त एक टॉपिक भी हुआ करता था, याद करो, कैपिटल बजटिंग, एनपीवी, लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, ये सब चैप्टर था हमारे। और ये सब जो लीजिंग, ये सब यहाँ पे वापस से आएंगे, क्योंकि वहां बस फ्लेवर एक एक सम्स थे। बट बता दूं, यहाँ पूरा वो सम्स नहीं, चैप्टर का चैप्टर। और ये जो 1 लाख है, 5 साल बाद भी 1 लाख का वर्थ तो जरूरी नहीं है, बिकॉज विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस। और इस वजह से आज के 1 लाख को अगर 5 साल के बाद का 1,40,000 का से कंपेयर करना है, तो 2 काम कर सकते हैं, या तो एक। बताइए क्या क्या? सीधा सा बात है सर, दोनों को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचाना होगा। जैसे बोला ना अभी, पोस्ट टैक्स, प्री टैक्स, वैसे सब चीज को क्या करना होता है, एक चीज में पहुंचाना होता है जिससे वो कंपेरेबल हो सके। अभी एक चीज 0 पे और एक चीज 5 पे, तो ये दोनों क्या नहीं है बताइए, कंपेरेबल नहीं। टू मेक देम कंपेरेबल, हमको दोनों को कहां पहुंचाना होगा बताइए, एक पॉइंट ऑफ टाइम। या तो सबको 0 पे ले आओ, या तो सबको 5 पे पहुंचा दो। सबको मतलब दोनों को, यहां तो 2 ही कैश फ्लोज है। या तो ये 1 लाख को उठा के कहां पहुंचा दो, 5 पे, या इस 5 पे जो 140 है उसको पहुंचा दो कहां बताइए, 0 पे। ये करने के लिए हमें चाहिए टाइम का मेजरिंग रॉड, और टाइम का मेजरिंग रॉड इज, बोलिए, वेरी गुड, रिटर्न रेट। यानी आवर एक्सपेक्टेड व्हाट बताइए, रिटर्न। आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम इसमें क्या कमा सकते हैं, और अल्टीमेटली 5 साल बाद ये 1 लाख रुपया क्या हो सकता है। वैसे 5 साल बाद अगर हमारे पास 1,40 है या चाहिए, तो आज ऐसा कितना इन्वेस्ट करें कि 5 साल बाद हाथ में क्या आ जाए बताइए, 1,40। ये 2 काम करना पड़ता है। एक तो बोलते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ डैश, वेरी गुड, आगे से सिर्फ यही वर्ड याद रखना, क्या बताइए, फ्यूचर या अक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू या। और
एक को हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, बताइए, प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड वैल्यू। याद आ रहा है सब टर्मिनोलॉजी? सर बचपन तो प्रिंसिपल और अमाउंट सुने थे, बट मैंने आपको स्लैश स्लैश देके दोनों नाम भी सिखाया था। एक को क्या बुलाते थे, ये फ्यूचर वैल्यू, और एक को क्या बुलाते हैं? दोनों में से एक काम कीजिए और बता दीजिए विच कैश फ्लो इज बेटर। मतलब इस दो में अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, या तो आज मेरे से 1 लाख ले लो, या आज से 5 साल बाद 1,40 लेना, क्या लोगे बताओ? बताओ। ओ, पहले कंपेयर करने के लिए कुछ चीज चाहिए। कैलकुलेटर बाहर निकालिए एवरीबॉडी, कैलकुलेटर बाहर निकालिए एवरीबॉडी। एंड सपोज माय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम। मतलब मैं आपको लोन देना चाहता हूं, या आपको पैसा देना चाहता हूं, या आप पैसा लेना चाहते हैं, जो भी मान लो, और यहां पे 1 लाख रुपया मिलेगा या 1,40 मिलेगा, आप क्या लेना चाहोगे? अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है कोई भी पैसों से, विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू? देखते हैं कौन कौन सही बताता है। ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो 1 लाख टुडे, पूरा बात बोलो। क्या बताइए? 1 लाख टुडे। और दूसरा ऑप्शन क्या था? टेक व्हाट? 1,40,000 आफ्टर 5 years, which is more beneficial to you if our expected rate of return is 12%? बताइए क्या? 1 लाख। कैसे बोल सकते हैं बात? कितने लोग बोल रहे हैं 1 लाख हाथ पर? ओके, कितने लोग नहीं समझ में आया? संतोष, समझ में नहीं आया क्या बोला ये लोग? ये लोग क्या किया संतोष, सुनना। ये लोग बोला सर आज का 1 लाख अगर 12% रिटर्न कमाएगा, मान लेते हैं आपसे हम क्या ले लिए आज, तो हम इसको कहां लगा देंगे? ऐसा जहां पे कितना आएगा, तो हर साल क्या होगा पैसा? 12% से ग्रो। क्या आता है आपको 12% से ग्रो करवाना? वेरी इजी टेक्निक। 1 लाख प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12% करो, देखो कितना आया। वेरी सिंपल काम। जो बोले समझ में आया? 1 लाख प्लस क्या? 12%, फिर उस पे और क्या? 12%, फिर उस पे और क्या? 12%, ऐसे 5 बार प्लस 12% करो, देखो क्या आया। प्लस 12% बोला मैंने, इंटू नहीं बोला कैलकुलेटर में। क्या आया? एक लाख 5 साल बाद कितना बन गया 12% से? 1,76,000 समथिंग आया। तो आया सबका 1,76,000 समथिंग। तो विच इज बेटर फॉर यू? सर आज 1 लाख दे दो, हम देख लेंगे क्या करना है 5 साल बाद। मतलब आपको मालूम है आप उसको 5 साल बाद क्या बना दोगे? बताओ। ऑर्डर है, मान लो ये 12 नहीं 6% होता। एवरीबडी ट्राई, जितने से पहली बार नहीं हुआ था। क्या भूपेंद्र हो रहा? तो ब्याज समझ लेंगे सर, क्या है, बहुत चीज देखें धंधा में, ये सब चीज नहीं समझेंगे तो कैसे समझेंगे? तू मेरे से तो नहीं पढ़ा था बे, तो अच्छा कैसे हो सकता? खुद से किया था ना तुम? टीचर बढ़िया नहीं होगा, अच्छा से नहीं आता, अभी सीख। बोलिए एवरीबडी क्या आया बताइए? 1,40,000। ये जो 1,40,000 हमारा कैलकुलेशन बेटर क्यों हो रहा है सर? क्योंकि अब जब हम 1,40,000 1 लाख को 5 साल बाद पहुंचा रहे हैं तो कितना बन रहा है? 1,38,000 1,30,000। तो बेटर क्या है सर? आज आप 1 दोगे, हम उसको कहीं लगाएंगे जिसमें कितना % मिलेगा, और हम उसको कितना ही बना पाएंगे। उससे अच्छा तो क्या है, आप ही का वेट कर लेते हैं, 5 साल बाद क्या दे दीजिएगा? चल, सोच रहे हो साइकोलॉजी? मतलब ये किस पे डिपेंड करता है 1 लाख और 1,40,000 कौन सा बेटर है? रिटर्न रेट। टाइम तो कांस्टेंट हो गया 5 साल, किस पे डिपेंड करता है? कौन सा रिटर्न रेट? जो सबका सेम होता है? सबका क्या होता है? इस वजह से सबका अलग अलग थिंकिंग होता है, और तभी तो मार्केट में इक्विलिब्रियम आता है। अगर सबका ही एक्सपेक्टेड रेट सेम हो तो आज कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। क्यों पता है? अगर कोई को लग रहा है उसको इस शेयर से आने वाले टाइम पे इतना रिटर्न चाहिए और वो इतना कमा पाएगा, सबको ही उतना ही लग रहा है, तब तो सब बाई के लिए खड़े होंगे, कोई सेल के लिए नहीं होगा। और वैसे ही सब सेल के लिए होंगे, कोई पक्का किसी का एक्सपेक्टेशन क्या है? कम, और किसी का क्या है?
और उस वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम पे आता है, यानी बाई सेल हो सकता है। बोलते ना मार्केट इज वेयर, पर भूल गए, मार्केट इज वेयर बायर एंड सेलर मीट्स। तो मीटिंग होना होगा ना दोनों का, और वो मीटिंग कराने के लिए पक्का एक का अपेक्षा कुछ और एक का अपेक्षा कुछ और विन विन सिचुएशन होता है, जिसका बोलते हैं प्रोड्यूसर का भी सरप्लस आता है और कंज्यूमर का भी सरप्लस आता है कि नहीं? वैसे ही सारे जब मार्केट्स में होता है कि दोनों जीतना लगता है, उसको लगता है हम जीत गए क्योंकि हम उसका जो भाव हो सकता था उससे ज्यादा में बेच के निकल गए, और सामने वाला सोचता है क्या बताइए, इसका जो भाव हो सकता है उससे कम में खरीद के निकल गए, और सबका थिंकिंग क्या है अलग। इसीलिए तो मार्केट में क्या होता है, बाई एंड सेल पॉसिबल है, और इस कारण से ही सबका एक्सपेक्टेशन अलग होने के कारण हर एक आदमी अलग चीज चाहता है। कोई चाहता है आज 1 लाख दे दो, कोई चाहता है बताइए क्या 5 साल बाद 140 दे दो। तो इट डिपेंड्स अपॉन विच मेजरिंग रॉड, बताइए एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी टू कंपेयर मल्टीपल कैश फ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, वी नीड टू ब्रिंग देम एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, and to do so we require a measuring rod of time which is called expected return rate, bracket में which may be different for different investors, क्या बोलो, लॉजिकल लग रहा है बात? हम आगे से फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम आगे से अपने एफएम क्लासेस में सिर्फ क्या निकालना सीखेंगे बताएं, प्रेजेंट वैल्यूज। तो हम हर बार किस पे ज्यादा फोकस करेंगे बताइए, प्रेजेंट वैल्यू। ऑल्दो एक बार आपको फ्यूचर वैल्यू का फ्लेवर भी बताया, बचपन में पढ़ रखा है, बट हम हमेशा क्या यूज करेंगे बताए, प्रेजेंट वैल्यू। अब ये कैश फ्लोज कैसे हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। क्या यहाँ पे कितने कैश फ्लोज थे? 2, एक आज और एक 5 साल बाद। तो आज वाला को तो एक हटाते हैं सर क्योंकि वो तो बेस हो गया, तो मतलब कितना कैश फ्लो था आने वाले साल में, एक ही, जिसका हमको क्या निकालना था, प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज कॉल्ड सिंगल कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना। क्या मल्टीपल कैश फ्लोज हो सकते हैं? कि आज पैसा लगाया 5 बार पैसा आ रहा है, 10 बार पैसा आ रहा है, हर साल के एंड में अलग अलग पैसा आ रहा है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल कैश। अब ये मल्टीपल कैश फ्लोज 2 टाइप के होते हैं, ऑफ सेम अमाउंट, ऑफ डिफरेंट अमाउंट, और हमें एक एक करके ये तीनों पैटर्न का क्या सीखना है बताइए, प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम डिसाइड कर सकते हैं कि आज हमें क्या डिसीजन लेना है। सर प्रेजेंट क्यों, फ्यूचर भी तो ले सकते हैं? हाँ तो फ्यूचर से भी सकते हैं, बट अब से हम क्या करेंगे आगे से बताइए, एक चीज फॉलो करेंगे जिसको क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम ये नहीं आएगा कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट में, हमें बस डिसीजन लेना है क्या करना है, तो वो तो दोनों से ले सकते हैं। किससे बताइए, प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से। अभी आपने किससे लिया बाय द वे दोनों का आंसर? चलिए तो प्रेजेंट से डिसीजन लेके दिखाइए। बाय द वे इट विल नॉट मैटर, यानी अगर 12% पे बात करें तो अभी भी कौन जीतेगा, 1 लाख, और 6% पे बात करें तो कौन जीतेगा। बट अब मेरे को आंसर चाहिए बाई कैलकुलेटिंग इट्स प्रेजेंट वैल्यू, जो थोड़ा दिक्कत देगा, बट मैंने जानबूझ के पहले फ्यूचर सिखवाया, जिससे एक फॉर्मूला सोचो और फिर ट्राई करो प्रेजेंट कैसे निकालोगे। वो 1.40 का अगर 12% रिटर्न था, 1.40 का अगर वो 6% रिटर्न था, आराम से ट्राई करो। आई नीड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 140 टुडे एट 12% इंटरेस्ट। सिमिलरली आई वांट 140 का प्रेजेंट वैल्यू टुडे एट 6% पर एनम। सर ये सब हमें नहीं आता, सर आएगा, सब आएगा। जिनको जिनको नहीं आता टेंशन मत लो, मैं कराऊंगा। इसका मतलब ये नहीं आपको आना ही होगा, मैं सब कराऊंगा, डोंट वरी। रेडी? कितने लोग रेडी है? हाथ ऊपर कि सर हमने कुछ तो निकाला है प्रेजेंट वैल्यू। ओके ओके, परसेंटेज में बोले तो अप्रोक्सीमेटली 80% बच्चे निकाल पा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 80%। बाकी लोग शायद नहीं निकाले हैं। ठीक, मेरे को बताइए फ्यूचर कैसे निकाले थे आप, जो सब लोग निकाले थे? सर 1 लाख पे प्लस 12%, प्लस 12%, प्लस 12%, प्लस 12%, प्लस 12%, तो ये फ्यूचर वैल्यू आ गई। ये कैलकुलेटर का शॉर्टकट था जो अपने को क्या निकालने में मदद करता है, फ्यूचर। तो सर अब बताते हैं आपको क्या करना। 1.40 है, माइनस 12%, माइनस 12%,
क्या दिक्कत है? अभी तो बोले आगे जाने के लिए +12%, पीछे आने के लिए तो -12। गलत बात है, कैलकुलेटर का ये डिफॉल्ट से कही, ये शॉर्टकट काम, ये शॉर्टकट आगे जाने के लिए ठीक है, पीछे आने के लिए नहीं है, क्योंकि ये 12% माइनस करना मतलब उसका 88% निकालना, ना कि उसको 12% से पीछे लाना। क्यों सर, क्या डिफरेंस है? अगर आगे जाने के लिए आप +12% कर रहे हो, इसका मतलब आप 1 लाख के साथ क्या कर रहे हो मालूम? इंटू 1.12। अगर लॉजिक बताऊं तो क्या किया आपने? इंटू फिर +12 किया, मतलब इस पे और इंटू क्या किए? 1.1। ऐसे करके आपने क्या किया? 1.12 टू द पावर 5। जाके आपको क्या मिला बताइए? उसका फ्यूचर वैल्यू। तो अगर ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये ऐसे रेट है, ये टाइम है, तो ये फ्यूचर वैल्यू होता है। तो बताइए, अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू क्या करना होगा? डिवाइडेड बाई ये। अच्छा, क्या डिवाइडेड बाई ये करना और इंटू 88% करना एक बात होता है? 112 से डिवाइड करना और इंटू 88% करना एक बात होता है? नो, एक बात नहीं होता। और डिवाइड के समय ये शॉर्टकट काम नहीं आए। तो हमें अगर कोई भी फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो पहले ये डिनोमिनेटर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे डिनोमिनेटर? कैलकुलेटर में 1.12 करो एक बार, 1.12 करो एक बार, 1.12 इंटू 4 बार इक्वल्स टू, कितने बार इक्वल्स टू? जिससे इसका वैल्यू आ जाता है 4 बार। क्यों समझ में है ना? पावर में 5 है तो 4 इसलिए क्योंकि वो एक पहले लिख चुके हैं 1.12। आ गया? ये क्या आया बताइए? डिनोमिनेटर। इसको मेमोरी में सेव कर दो m+। और अब न्यूमरेटर कितना था बताइए? 1,40,000 डिवाइडेड बाई वो जो आया हुआ था 1,40,000 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स टू, डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स टू कितना आया बताइए? 79,440 टाइप्स आया। सबका चेक करो जो मैंने बोला, आया सबका। और ये प्रेजेंट वैल्यू कितना आया बताइए? 79,000। जबकि आज कितना मिल रहा है? तो कौन सा बेटर है बताइए? क्योंकि 1 ही लाख लेंगे, क्योंकि वो 1,40,000 आज के हिसाब से 79 के हिसाब से, जबकि एक तरफ आप ऑप्शन क्या दे रहे हैं? 1 लाख। तो बेटर क्या है सर? 1 लाख लेना। क्योंकि इसका मतलब सुनना, रिवर्स साइकोलॉजी, अगर आज मेरे पास 79440 होगा तो हम 12% करके इसको कितना बना देंगे 5 साल बाद? 1,40,000। तो अगर 1 लाख होगा तो उसको 1,40,000 से ज्यादा ही बना पाएंगे। इसीलिए बेटर क्या है बताइए? आज एक। और वो आंसर पहले भी आया था बाई टेकिंग व्हाट? फ्यूचर। बट वो ज्यादा अपने को समझ में आ रहा था बचपन का लेवल से। बट अब मैं किससे बता रहा हूं वापस? प्रेजेंट। इस बात को कैलकुलेट करने का हमने एक और शॉर्टकट सीखा था, याद दिलाता हूं क्या? इस पूरे बात को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू DF5 और दूसरा नाम था PVIF5। हाथ ऊपर करके दोनों का फुल फॉर्म कौन बोल पाएगा? दोनों का फुल फॉर्म, DF का भी और PVIF का भी, सब फाउंडेशन में सिखाया हुआ है। फिर भी हाथ ऊपर करके देखते किनको किनको दे जा चू, दे जा चू, दे जा चू, चू चू, वो नहीं, दे जा चू, दे जा चू आ रहा है। अच्छा, एक हाथ बहुत स्ट्रांगली ऊपर है, 2 हाथ बहुत स्ट्रांगली ऊपर है, तीसरा हाथ थोड़ा ऐसे, थोड़ा तेज पर कर, ठीक है, 3 हाथ बहुत स्ट्रांगली ऊपर है। और ये तीनों बच्चे रेडी है बोलने के लिए। देखते हैं कौन कौन सही बोलता है। पहले आप नाम बताइए। सुरजीत बताओ क्या है DF का फुल फॉर्म? वेरी गुड। इसको क्या बुलाते हैं बताइए? वाई वर्ड? डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब होता है, फैक्टर मतलब कोई चीज इंटू करना, और वाई दी वर्ड डिस्काउंटिंग, पीछे आने के लिए इंटू करना। तो उसको क्या बुलाते हैं बताइए? डिस्काउंटिंग फैक्टर। जो भी चीज को पीछे लाने के लिए हम इंटू करते हैं किसी चीज से, उसको क्या बुलाते हैं बताइए? डिस्काउंटिंग फैक्टर। याद रखना क्या वर्ड होता है, इसलिए याद करो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब अविनाश आपको बोलते हैं कि बिल को बैंक के पास जाओ और क्या करवाओ, तो क्यों वर्ड डिस्काउंट होता था पता है? तब क्या लगता था कि कुछ चार्जेस लगता है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगता होगा। द वर्ड डिस्काउंटिंग इज नॉट फ्रॉम दैट वर्ड, द डिस्काउंटिंग इज फ्रॉम द वर्ड FM, जो बोलता है 3 महीने बाद जो तुमको बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिलने वाला था, बैंक तुमको क्या कर दिया? वही पैसा आज दे दिया। उसको बोलते हैं 3 महीने का वैल्यू को कहां पहुंचाना? आज पहुंचाना, जिसको क्या बुलाते हैं? डिस्काउंटेड वैल्यू।
विच इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसलिए क्या बुलाते थे आप उस प्रोसेस को? डिस्काउंट ऑफ बिल। वाई डिस्काउंटिंग ऑफ बिल सर? फ्यूचर का कुछ चीज को आज लेके आना। इसीलिए यहां भी इस फैक्टर को क्या बुलाते हैं बताइए? डिस्काउंटिंग फैक्टर। दूसरा नाम का फुल फॉर्म बोलो सुरजीत। वेरी गुड, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। वही इंटरेस्ट रेट फैक्टर तो समझ में आ गया था, बट पीवी मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए जो फैक्टर यूज करते हैं जिसका और नाम क्या आया? डिस्काउंटिंग फैक्टर। और ये 5 क्यों लिखे? गलत, 5th ईयर का। ये दोनों भाषा में बहुत डिफरेंस है। 5 साल का डीएफ का मतलब होता है 5 ईयर्स के लिए। मैंने 5 ईयर्स का डीएफ नहीं लिया, मैंने सिर्फ 5th ईयर का लिया, क्योंकि एक ही कैश फ्लो था 5th ईयर के एंड। दोनों भाषा में बहुत डिफरेंस है। 5 साल का डेटा नहीं है ये किसका डेटा है? 5th ईयर का पॉइंट ऑफ डेटा है। सर ये DF5 क्या होता है? बाबू यही जो आपने ऊपर किया। मेरे को एक बात बताइए, फ्यूचर वैल्यू को किससे डिवाइड किया? संतोष, फ्यूचर वैल्यू को किससे डिवाइड किया? ये वैल्यू बोल क्या है ये? 1.12 टू द पावर 5 इससे डिवाइड किया। क्या संतोष मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं? फ्यूचर वैल्यू इनटू 1/1.12 टू द पावर 5, एक ही बात है। और इसी को अभी आपने क्या नाम दिया बताइए? DF5। यानी DF5 इज 1 डिवाइडेड बाय व्हाट बताइए? 1.125 टू द पावर 5। अब ये कैलकुलेटर में तुरंत कैसे आएगा? सुनना, कैलकुलेटर हाथ में वापस से एवरीबॉडी। सबके कैलकुलेटर में काम करना चाहिए। जिसके नहीं कर रहा है, मैंने बचपन में भी बोला था, फेंक दो और नया ले लो। आज पूछेंगे वापस से किनका ये ऑपरेशन काम नहीं कर रहा है। क्या ऑपरेशन? ध्यान से सुनना, ऑन बटन दबा दो और कुछ मत करना एवरीबॉडी, फिर बाद में बोलोगे छूट गया। और पुराना मेमोरी फेब्रुवरी सब उड़ा देना, वैसे लगेगा नहीं बट उड़ा देना। कैसे उड़ाते हैं याद है ना? इच्छा अनुसार MRC दबाते रहिए, इच्छा अनुसार। जितना गुस्सा सब पटक दीजिए उसमें। हाँ, ऐसे 2 हाथ से, 2 उंगली से नहीं। हो गया चालू एवरीबॉडी। आइए, 1 डिवाइडेड बाई 1.12, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 5 बार इक्वल्स टू। अच्छा 5 क्यों इस बार सर? आप बोले थे पावर 5 होता है तो 4 ही बार करना होता है। इस बार डिवाइड कर रहे हैं और इस बार 1.12। जब अपने 1 डिवाइड किए थे, डिवाइड से पहले कुछ 1.12 नहीं लिए थे, जब इंटू करते हैं ना तब एक बार पहले ले लेते, इसलिए वहां 1 कम होता है, यहाँ पे 5 ही बार होता है। जब 5 बार इक्वल्स टू किए, ये जो आया दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर द 5th ईयर। कितना है एक बार वैल्यू बताएंगे? 0.5674 समथिंग समथिंग समथिंग। इसको किससे इंटू कर देना है तो क्या आ जाएगा? चलो तो इसको 140, वही जो आपने पहले बोला 79,440 टाइप्स। आया क्या एवरीबॉडी चेक कीजिए? आया क्या एवरीबॉडी चेक कीजिए? तो इसको क्या भाषा से बुलाए बताइए? डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने का तरीका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, और इक्वल्स टू उतने बार जितना th साल का क्या निकालना है बताइए? डिस्काउंटिंग फैक्टर। एनीबॉडी explain what do you mean by 0.5675? explain broadly इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? थोड़ा सा मेरे को विस्तार में इनलाइटन कीजिए। जो हमारा स्लोगन है, एडुकेशन इज एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट कीजिए हमको। देखो बुद्ध भगवान भी बना के रखे, जिनको बोध गया में बनिए ट्री के नीचे एनलाइटमेंट मिला था। तो एनलाइटन जिस मकसद से हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट हेयर टू मेक यू सी। अरे अब जा रहे हैं हम लोग। वी आर हेयर टू टीच यू सो दैट यू ऑटोमेटिकली बिकम सीए। आप अगर पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे तो अपने आप सीए बन जाएंगे। चलिए, कितने लोग एनलाइटन करना चाहते हैं मेरे को? ये 0.5674 का तात्पर्य और तरीके से समझाना चाहते हैं। पीछे नाम बताइए आपका? पीयूष। ट्राई लो बाबू। मतलब वैल्यू ऑफ मनी विल चेंज बाय दिस फैक्टर। विच वैल्यू ऑफ मनी विल चेंज बाय विच फैक्टर? वाई दिस फैक्टर। और इस फैक्टर का तात्पर्य क्या है अभी भी नहीं समझ में आया। ये फैक्टर का तात्पर्य ओके ऑन तो रिम सोचना सबको। यहाँ ऐसे बैठे मत रहो, सोचो।
मेरे को सिर्फ इसका बात बताओ, भूल जाओ 140 और भूल जाओ ये, मान लो अब 140 कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसका मतलब चाहिए हमको, बिना ये दो बात यूज किए। हमको नहीं चाहिए फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का ये दोनों वैल्यू, हमको सिर्फ इस बात का तात्पर्य चाहिए। मैंने लिखाया था पता है ये सब भी DF5 मीन्स बोल के कॉपी में आपके फाउंडेशन में, बट मैं जानता हूं ना कोई उससे कोई आपको हानि नहीं है, ये नहीं बोलता आपको याद रहेगा। उस समय आपने बट बोला था ऐसे थोड़ी भूल जाएंगे, उस समय जब मैंने पढ़ाया था ना तब क्या एटीट्यूड दिखाए थे मेरे को मालूम है, ये थोड़ी भूलेंगे, अभी एग्जाम दे के आएंगे और अभी ऐसे कोई थोड़ी 2 महीने बाद भूल जाएंगे। कितना टाइम हुआ है फाउंडेशन पास किए दिसंबर में दिए थे ना एग्जाम, है ना, जनवरी में, आज क्या हो गया मई चल 5 महीना हुआ है, 5 महीना ही तो हुआ है, 5 महीना 6 महीना जो भी हुआ है, ये जो 5 महीना हुआ है सोचिए, आप तो बोले थे भूलेंगे नहीं, ठीक है मैं तो जानता था भूलोगे, बट हाँ ये भी है, ये वही हनुमान जी वाला पावर है जिसमें याद दिलाने से वापस याद भी, क्योंकि डाला भी तो मेरा ही है। तो जो इंड्यूस किया हुआ है वो जब हम ही किए हैं तो हमको वापस उसको निकालना आता है। हम पक्का आपको वापस आपके अंदर से वो चीज निकलवाना सिखा देंगे, पगला लोग। आइए और कौन कौन बताना चाहेगा हमको? ओके काफी लोग बढ़ गए, अब मतलब टाइम देने से सोचते हैं। नाम बताइए। मोहित बताओ क्या? सर इसका मतलब है 1 रुपया जो 5 अब कोई काम का बात पहले चालू किया, हमको इसका 1 रुपया वाला बात से ही मजा आया। देखते अब ये क्या बोलता है, थोड़ा तेज बोलना। 1 रुपया वाला चीज, 1 रुपया जो 5 साल बाद 1 रुपया जो 5 साल बाद है उसका आज का वैल्यू क्या होगा? चाहे कोई भी रेट ऑफ रिटर्न हो। नहीं 12% रेट ऑफ पूरा बात बोलो, ये क्या बोला सुनना। अगर 5 साल बाद 1 रुपया खड़ा है तो 12% ब्याज के हिसाब से या 12% रिटर्न के हिसाब से आज उसका वर्थ 0.5674, आज उसका वर्थ 0.5674, मतलब 1 रुपए का वैल्यू आज के दिन कितना है बताइए? 0.5674 इफ द इंटरेस्ट रेट या रिटर्न रेट इज 12%। क्या ये रिटर्न रेट आगे पीछे करेगा तो क्या ये फैक्टर्स चेंज होगा? बताइए। अगर रेट बढ़ेगा तो फैक्टर ऑफ कोर्स रिवर्स रिलेशन, और वैसी रेट गिरेगा तो फैक्टर बढ़ेगा। सोच के देखिए, समझ में आ रहा है क्या सबको ये वाला बात? तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर का तात्पर्य है कि आज से 5 साल बाद का 1 रुपया आज का इतना रुपया है, तो आज के 5 साल बाद का 1/40 आज कितना है? यूनिटरी मेथड, ये तो बचपन में सीखे ना क्या, यूनिटरी मेथड, कि आज से 5 साल बाद का 1 रुपया अगर कितना है बताइए आज? पॉइंट, तो 140 कितना है? बचपन में तो यही सीखे थे, 1 के लिए इतना तो 140 के लिए कितना, तो क्या करते थे 140 से इंटू। इसीलिए आप इस फैक्टर को किससे इंटू कर रहे हैं बताइए? 140, क्योंकि ये जो 0.5674 है दिस इज 5 साल बाद का 1 रुपए का आज के दिन का वैल्यू एट 12%। इसलिए प्रॉपरली अगर लिखूं तो DF5 के साथ आप जनरली साथ में एट द रेट 12% लिखते हो, या यहाँ पे भी एट द रेट क्या लिखते हो, और इन सबको लिखने के और एक भाषा है DF ब्रैकेट में 12%, 5। इसका तात्पर्य 12% के हिसाब से डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल। बोलो डन है सबको इतना बात? यानी ये सब जो तात्पर्य मैंने सिखाया, आइए इस बात को पहले कॉपी में लिखते हैं। हेडिंग देंगे सारे बच्चे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, टाइम वैल्यू मनी के अंदर पार्ट ए इंट्रोडक्शन, पार्ट ए इंट्रोडक्शन। देखिए, टू कंपेयर डिफरेंट कैश फ्लोज, टू कंपेयर डिफरेंट कैश फ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, at different point of time we need to bring them, we need to bring them at a particular same point of time, we need to bring them at a particular same point of time, ब्रैकेट में
जनरली टुडे, ब्रैकेट में सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ब्रैकेट में जनरली टुडे। टुडे को फाइनेंस में हम बोलते हैं 0th पॉइंट। क्या बुलाते हैं बताइए? आज को हम क्या बोलते हैं? हम जीरो पे खड़े हैं, जिसको क्या बुलाते हैं बताइए? 0th पॉइंट। यानी हर एक वैल्यू का क्या निकालना बताइए? 0th पॉइंट पे वैल्यू। क्या डन है सबको? नेक्स्ट लाइन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैलकुलेटिंग दी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैलकुलेटिंग दी डैश वैल्यू और डैश वैल्यू। This is also called calculating the dash value or dash value of cash flows. बताइए, this is also called calculating the dash values or dash values of cash flows. बताइए क्या वैल्यू और क्या वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू और व्हाट बताइए? डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। क्या डन है सबको? इतना सा बात पक्का? एवरीबॉडी लॉजिकल लग रहा है? नेक्स्ट पैरा, टू डू सो वी रिक्वायर, टू डू सो वी रिक्वायर अ मेजरिंग रॉड ऑफ टाइम, वी रिक्वायर अ मेजरिंग रॉड ऑफ टाइम which is the expected return rate, which is the expected return rate of any investor, of any investor investing in such cash flows, investing in such cash flows। या लिखो इन्वेस्टिंग टू अर्न सच कैश फ्लोज। इन सच कैश फ्लोज की जगह काट के क्या लिखो? टू अर्न सच कैश फ्लोज। वापस से रिपीट कर देते हैं पूरा लाइन, वापस से रिपीट कर देते हैं पूरा लाइन। टू डू सो वी रिक्वायर अ मेजरिंग रॉड ऑफ टाइम कॉल्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ऑफ एनी इन्वेस्टर investing to earn such cash flows, investing to earn such cash flows। लिख लिए सब कोई? नेक्स्ट लाइन, this expected return rate, this expected return rate varies person to person, varies person to person, varies person to person, full stop। इंट्रोडक्शन इज ओवर, पार्ट बी लिखेंगे अब। क्या बताइए? 6 का बी लिखिए। इफ देयर इज सिंगल कैश फ्लो, if there is single cash flow, इसके अंदर लिखना एग्जाम्पल। a person wants to invest in a particular bond today, having rupees 1 lakh as its value। यानी आज क्या चाहते हैं बताइए? 1 लाख रुपया एक बॉन्ड में लगाना। हिज एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट इज इक्वल्स टू केस ए
12%, केस बी 6%, केस ए 12%, केस बी 6%. Determine whether he should invest 1 lakh or not. If he is expecting rupees 1,40,000 at the end of 5th year. यानी इस पूरे इन्वेस्टमेंट से अल्टीमेटली 5 साल बाद मान लो 1,40,000 आने वाला है, तो बताना है आपको क्या उसको ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं. पहले आप बनाएंगे एक छोटा सा टाइम वैल्यू का ग्राफ. बताइए क्या ग्राफ बनाएंगे, एक छोटा सा, जस्ट फॉर द सेक कि थोड़ा बहुत याद आए पुरानी बातें. क्या सबने ये एग्जाम्पल लिख लिया है? क्या सबने ये एग्जाम्पल लिख लिया है? नीचे क्या बनाएंगे सर? 0 और एक तरफ क्या लिखेंगे? 5. आज कितना रुपया लगाने का बात करते हैं, जिसको पता कैसे लिखते हैं? ऐसे नेगेटिव, क्या वही नेगेटिव इन्वेस्ट कर रहे हैं. और आएगा कितना बताइए? प्लस कितना बताइए? 1,40,000. ये पता है हमें कैश टाइमलाइन में. और हमारे पास केस ए क्या रेट ऑफ रिटर्न है? 12. और केस बी क्या रेट ऑफ रिटर्न है? 6. मतलब मान लो 2 पर्सन है, एक तरफ 12 चाहिए एक को और एक को क्या चाहिए? 6. तो आपको बताना है क्या ऐसा इन्वेस्टर को पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए. इनमें से किस इन्वेस्टर को ये बॉन्ड खरीदना चाहिए? केस ए वाले को कि केस बी वाले को, या किस केस में हम ये बॉन्ड खरीदेंगे? ये करने के लिए हमें क्या निकालना होगा बताइए? इन दोनों को सेम पॉइंट ऑफ टाइम में पहुंचाना होगा. और मैंने आपको क्या बोला आगे से क्या करना है बताइए? सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू. तो वी विल कैलकुलेट व्हाट बताइए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1,40,000. सर सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे आपने फ्यूचर के लिए बताया सर, एक शॉर्टकट है प्लस 12%, 12%, 12%, 12%. तो पीछे आने के लिए क्या माइनस 12% कर सकते हैं? नो. देयर इज ओनली वन रूट विच इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि सिंगल कैश फ्लो है. तो क्या लिखे बताइए? फ्यूचर वैल्यू एट दी क्या एंड ऑफ 5th ईयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर 5. 1 प्लस आई टू द पावर 5. बचपन में इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखे थे, याद करो. प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आई टू द पावर एन इज इक्वल्स टू अमाउंट. याद है? अरे ये याद आ रहा है? ये 1 प्लस आई टू द पावर एन इज इक्वल्स टू. तो बस इसको कहां भेज दिए बताइए? डिवाइड में. वही तो चीज लिखा है मैंने, है ना? तो ये वाला बात मैंने अभी बताया आपको. अब इस पूरे बात में फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू को जो हमें निकालना है, जो कि हम आगे आने वाले साल में अपेक्षा कर रहे हैं, ये अलग अलग केस 2 रेट है कि नहीं? तो एक बार केस 1 क्या बताइए? इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज. बट इससे करने से पहले सर आपने एक शॉर्टकट सिखाया. क्या शॉर्टकट सिखाया? आपने बोला फ्यूचर वैल्यू को अल्टीमेटली इनटू कर दो 1/1 प्लस आई टू द पावर 5 से, एंड दिस 1/1 प्लस आई टू द पावर 5 इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर. ब्रैकेट में 12%, 5. 12%, 5. व्हाट डू मीन बाय DF? पीछे आने के लिए जो चीज भी इनटू करते हैं उसको क्या बुलाते हैं बताइए? डिस्काउंटिंग. एंड व्हाट डू मीन बाय PVIF सर? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर. सर एक AF भी था कुछ, करेंगे. अरे हड़बड़ी क्यों करना? जब वहां 9 लगा क्लास तो यहां भी तो कुछ तो पढ़ाना है. बताइए DF और PVIF क्लियर है क्या सबको? 12% 5 साल का. अब व्हाट डू मीन बाय सर DF? 12%, 5, जिसको लिखने का एक और अंदाज आपने सिखाया, DF5 एट द रेट व्हाट
ये क्या होता है सर, बताइए व्हाट इज DF 12% कॉमा 5 और इतना मीनिंग, पहले कैलकुलेशन नहीं, मीनिंग जो जिसके लिए मैंने आप लोग से पूछा, बताइए आज मीनिंग समझिए, असली रस तो अब समझ रहे हैं बाबू। बचपन में तो मैथ्स कर लिए टिक्की टिक्की के लिए, चलो हो गया, बट कंसेप्ट तो लेना था, चलो वहां भी बताया, बट ऑफ कोर्स याद इसलिए नहीं है क्योंकि अप्लाई नहीं किए ना सर। अप्लाई सिर्फ सम्स में करने के लिए फटाफट कैलकुलेशन करना, बट अब तो इसका एप्लीकेशन समझना है क्योंकि आगे जाके इसके बेसिस पे कई डिसीजंस लेने में। तो बताइए इसका मतलब, अगर 5 साल बाद 1 रुपए का कुछ चीज है तो उसका आज के दिन का वैल्यू ये होगा 12%। क्या बोलो, डन है? लिखो इस बात को। इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी एट द एंड ऑफ व्हाट, बताइए 5th ईयर। प्रेजेंट, ये पूरा ब्रैकेट में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी विच इज एट द एंड ऑफ 5th ईयर at 12% per annum rate। सर अब सिंपल इंटरेस्ट नहीं आएगा तो नहीं, अब सब कंपाउंडिंग इफेक्ट ही है। सिंपल क्यों चाहिए, कंपाउंडिंग ही चाहिए। बोलो डर है सबको इतना सा बात। सर हाउ टू कैलकुलेट इट, तो बताइए हाउ टू कैलकुलेट इट, हाउ टू कैलकुलेट इट, ये भी तो सीखना है सर। चलिए ये तो मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग हो गया, बट अब आपको क्या सीखना है बताइए सर। ये निकलेगा कैसे, ये निकालने का स्टेप नंबर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। स्टेप नंबर 2 इक्वल्स टू n टाइम्स। जिससे आएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द एंड ऑफ 5th ईयर। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द एंड ऑफ 5th ईयर। एट 5th ईयर से लिखो, एट 5th ईयर। बताइए आ गया क्या, बताएंगे मेरे को किन के कैलकुलेटर में ऑपरेशन काम नहीं कर रहा है। जो ऑपरेशन बोला ये काम नहीं कर रहा, हाथ ऊपर करेंगे। क्या बोला समझे, चलो अभी करो। 1 डिवाइडेड बाई 1.12, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 और इक्वल टू कितने बार करो, और नहीं कर रहा है बताओ किनके मतलब इक्वल टू दबाने से आगे नहीं बढ़ रहा है, वही रह जा रहा है। कोई का है यहाँ, बोल सकते, कोई शर्माने का बात नहीं है प्लीज एवरीबडी। कोई का नहीं, कोई 2 बार डिवाइड करके किया, एनीबडी 2 बार डिवाइड बटन दबा के किया कि एक ही बार से हो जा रहा है पूरा क्लास पक्का। कोई का कैलकुलेटर दिखा इधर, ए चुप, फाउंडेशन पढ़ा हुआ नहीं है। फाउंडेशन कैसे किया था खुद से, 1 डिवाइडेड बाय 1.12। अरे 2 बार इंटू दबाना पड़ेगा फिर काम करेगा। फाउंडेशन कैसे किए थे सब 1। हाँ हमको जान, उधर जा, ये अब काम का नहीं है। नया खरीदना पड़ेगा, ठीक है जाओ। और कोई नहीं जरा काम कर रहे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई खराब नहीं है सर हमारा, सब ठीक है। कैलकुलेटर गिराने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। ये कैलकुलेटर कोई काम का नहीं है आपके सीए इंडस्ट्री में। आपको ये सब टैक्स का जो बटन है कुछ नहीं चाहिए। सिंपल जाइए अभी के अभी कहीं भी दुकान में, जनरली यहाँ पे मेहता बिल्डिंग, और ऐसा कैलकुलेटर लीजिए, जाइए ऑपरेशन काम करे। बस 3 बटन देखना है आपको, होना चाहिए आपके कैलकुलेटर में। नंबर 1 रूट का बटन, देख लो एक बार, सब कोई है ना,
स्क्वायर रूट का बटन है ना, झूठ मत बोलना है। कोई अच्छा बगल वाले का देखना, अगर किसी का नहीं हो मेरे को बता देना, और अगर झूठ बोले तो तुम्हारा कैलकुलेटर जाएगा। सच बताना बस। देखो रूट बटन है, अगर वो छुपा रहा है तो भी बता देना, सर ये छुपा रहा है, दिखा नहीं रहा है। हाँ पक्का सबके है तो रूट बटन। ए दीदी का भी कैलकुलेटर गड़बड़ है। दिखा आपका दिखाइए, जल्दी दिखाइए, हमको दिख गया, जल्दी दिखाइए, दिखाओ तो एक बार। नहीं ऐसे नहीं, इसमें हो रहा है, वो आगे जा रहा है। हाँ क्या है, दिखा और कोई रूट बटन नहीं, ठीक है। एनीबडी जिसके जीटी बटन नहीं है, गो टू नहीं बोला, गो टू जीटी अलग है, गो टू अलग है। क्या नहीं है, दिखा और कोई का जीटी बटन नहीं है। ए दिखाओ, अच्छा दिखाओ तो कैलकुलेटर, दिखाओ इधर तो पैसा नहीं है, इधर दो ना। और किसके नहीं है दिखाना। ये कैलकुलेटर का नाम है MJ120D। एनीबडी और किसी के पास MJ120D कैशियो 12D में है, सबके है बाकी। अरे बगल वाले का बताओ रे, मजा आएगा। और लास्ट वो जो मैंने फंक्शन बोला, विच इज 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करने से इक्वल्स टू आगे भागे। क्या इसका नहीं है, क्या नहीं है, ए इधर दो। हाँ तो इसमें तो नहीं होगा, सबके ही नहीं है ना। जिसके पास भी ये वाला है कैलकुलेटर MJ120D, उसका एक और आया है ना, इक्वल टू नहीं। बकवास कर रहा है तू। कौन सा नशा कर रहा है अभी, इक्वल टू नहीं है। सुनो ये 3 और तो फिर भी चल जाएगा, अगर क्या नहीं है बताओ जीटी में, बट चेंज कर लीजिएगा घर जाके अपने कोई भी घर पे दूसरे कैलकुलेटर से अपना कैलकुलेटर एक्सचेंज करके घर पे। हाँ सर, जीटी, वरना अभी क्या दीवार से भिड़ा के तोड़ देंगे कल। तो परसों के क्लास तक हमको ये 3 कैलकुलेटर के मालिकों का सही कैलकुलेटर चाहिए, डन है। और दीदी आपको तो करना ही होगा, ऑल्दो आप में जीटी और रूट है, बट आप में वही सर जैसे क्या नहीं है बताइए, ले मतलब दूसरा है आपके पास, चलो बढ़िया। ये तो सर ऐसे ही ले है, ठीक है, ये घर पे ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक, कोई बात नहीं। और ये किसका है, ये कंप्यूटर किसका, इसमें रूट ही नहीं है, टैक्स प्लस टैक्स माइनस है, मतलब टैक्स निकाल गए कंप्यूटर, टैक्स निकाल लेगा एकदम, बट इसमें रूट बटन गायब है, मतलब जो बेसिक नीड है वही नहीं दिया। तो तुम कैसे करती थी डर्टी पावर, ये तो सच में कोई काम का नहीं है, सब दिल्ली फैली का क्या सब कैलकुलेटर है, बता। पापा को बोलो ये आप रख लो, हमको दूसरा दो जिसमें जीटी बटन हो, रूट बटन हो, और ये फंक्शन काम ऑनलाइन लाइव और भी लोग हैं। नहीं, अंतरिम से दिखा दिया सबको, एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, अंतरिम का भी मिल जाएगा, उसको टूटा नहीं कैलकुलेटर अभी तक, ठीक। पिछली बार टूट गया था शायद, किसी का किए होंगे टूटा होगा, और अभी तक टूटा नहीं है ये।
तो प्लीज गाइस, शायद ये एग्जाम्पल सेट हो गया आपके लिए कि आपको ये 3 चीज चाहिए। बड़ा डरावना टीचर है, ये कुछ कर कुर देगा हम लोग का कैलकुलेटर का 350 रुपया बर्बाद। तो ध्यान रखिएगा 1 डिवाइड, हाँ कोई दिन अगर नहीं लाए कैलकुलेटर और फोन यूज किए तो मैं कैलकुलेटर एक्सचेंज कर लूंगा। मैं अपना अलग दे दूंगा कैलकुलेटर और तुमसे तुम्हारा वाला कैलकुलेटर ले लूंगा। हमको बहुत पसंद है महंगा महंगा कैलकुलेटर, ठीक है ना, ध्यान रखना। कुछ छूटा पक्का एवरीबॉडी। तो स्टेप 1, चलिए जितने लोग जिनके पास ये सब कैलकुलेटर था ले लिए, बाकी लोग ट्राई कीजिए। 1 डिवाइडेड बाई क्या बताइए, 1.12 कितने बार इक्वल टू 5 बार। ये क्या आया बताइए हमारा पॉइंट, इसको क्या बुलाते हैं बताइए, डिस्काउंटिंग रेट फैक्टर। निकाल लिया सबने ये, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ऊपर का आंसर 1,40,000 इंटू 0.5674। जनरली हम 4 डेसिमल ले लेते हैं राउंडिंग ऑफ करते वक्त, बट सिंस एक ही कैश फ्लो है हमारे पास, पूरा वैल्यू कैलकुलेटर में आया हुई है, तो आप पूरा ही यूज कर लो। बताओ कितना आया एवरीबॉडी, 79440। बताइए एज एन इन्वेस्टर क्या आप 1 लाख रुपए लगाएंगे आज अगर आपको 12% रिटर्न चाहिए? कोला बोल रहा है लगाएंगे, लगाएंगे। तुम ऐसे क्यों किया, ऐसे ही हाँ या ना, ऐसे कर हाँ या ना, हाँ तो ऐसे बोल रहे फिर हाँ या ना, क्या नहीं सर गले में कोला टकी है। हाँ या ना, नहीं, अच्छा। अरे हमको मालूम नहीं कोला का मतलब, ऐसे ही बोल रहे, कुछ गलत बात नहीं है तो। हमको नहीं मालूम तुम लोग का भाषा क्या है ये कोला फोला। सुनना, ये जो 79440 आया, ये क्या आया बताइए, फ्यूचर वैल्यू का आज के दिन का वैल्यू। और आज कितना लगा रहे हैं बताइए, 1 लाख लगा के इतना कमाना चाहते हैं क्या? नहीं, ऑफ कोर्स वी विल नॉट इन्वेस्ट इन सच बॉन्ड। इस बात को हम फाइनेंस के भाषा में बोलते हैं कि इन्वेस्टर बोलेगा द बॉन्ड इज ट्रेडिंग रिच। क्या भारी भाषा बोले सुने, द बॉन्ड इज ट्रेडिंग रिच, यानी इन्वेस्टर शुड नॉट गो लॉन्ग, इन्वेस्टर शुड नॉट गो लॉन्ग। नॉट गो लॉन्ग का मतलब होता है खरीदना नहीं, लॉन्ग जाना। कोई भी मार्केट में लॉन्ग जाने का मतलब क्या होता है, ये खरीदना, और शॉर्ट जाने का मतलब क्या होता है, बेचना। ये फाइनेंस का भाषा है। तो एज पर केस ए, इन्वेस्टर क्या बोलेगा बताइए, द बॉन्ड इज ट्रेडिंग रिच एंड हेंस वी शुड नॉट गो, क्योंकि रिच मतलब महंगा बिक रहा है, इसको खरीदना नहीं। मेरे हिसाब से इसका आज के दिन का भाव किससे कम होना चाहिए, 79440 से। अगर आज इस बॉन्ड का दाम 79440 से कम होता तो हम जरूर ये बॉन्ड खरीद लेते। ये इन्वेस्टर सोच रहा है, और इस वजह से ये वाला इन्वेस्टर तो इस बॉन्ड में पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से द बॉन्ड इज ट्रेडिंग रिच। रिच मतलब क्या है, ओवर प्राइस्ड। रिच का दूसरा नाम क्या होगा बताइए, ओवर प्राइस्ड। जैसे आप बोलते हैं ना ये तो बहुत महंगा है, ये नहीं खरीदेंगे, तो इसको क्या बुलाते हैं बताइए, मेरे हिसाब से इसका दाम और कम होना चाहिए, हेंस वी शुड नॉट गो लॉन्ग। जैसे बाजार करने जाते हैं, जब बोलते हैं ना ये महंगा ये तो नहीं खरीदेंगे, तो क्या करते हो, खरीदते नहीं। वैसे फाइनेंस के भाषा में दूसरा लाइन और बोला गया, बोला अगर बाई चांस तुम्हारे पास ऐसा कोई सिक्योरिटी है तो अभी बेच भी देना, जिसको बोलते हैं वी शुड गो शॉर्ट। क्या बोलते हैं बताइए, वी शुड गो शॉर्ट। क्या डन है सबको बात, लिखेंगे इस बात को, ये वैल्यू निकालने के बाद नीचे। Therefore under case A, therefore under case A, ओके मेरे ख्याल से नेट चला गया है और इस वजह से ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं कर पा रहे होंगे। कोई बात नहीं, ऑनलाइन लाइव मेरा 5-7 मिनट का डिस्कशन बचा, आप प्लीज़ बैकअप में कर लीजिएगा, जैसे आप सुन भी रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको भी सुनाई नहीं दे रहा है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट जब आप वीडियो देखोगे कर लेना, ग्रुप में लिख देंगे वो बात, कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ, तो बताइए क्या बोला अंडर केस ए, बताइए द बॉन्ड इज ट्रेडिंग रिच ब्रैकेट में ओवर प्राइस्ड, द बॉन्ड इज ट्रेडिंग रिच ब्रैकेट में ओवर प्राइस्ड, हेंस
वी शुड नॉट गो लॉन्ग, हेंस वी शुड नॉट गो लॉन्ग। नॉट गो लॉन्ग का मतलब बताइए, नॉट बाई मतलब खरीदना नहीं चाहिए, हिंदी में बोले तो खरीदना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट गो लॉन्ग। सेम काम किसका कीजिए बताइए, केस बी का, और डिसीजन भी ले लीजिए। चलिए, और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त। फटाफट डिसीजन ले लीजिए, और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त। कर लिए? केस बी के केस में प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, बताइए प्रेजेंट वैल्यू अंडर केस बी क्या हो जाएगा बताइए सर। 140 इंटू DF 5E बट एट दी रेट 6%। अकॉर्डिंगली आंसर क्या आया बताइए, 104,616 टाइप्स आया क्या कुछ, आया क्या कुछ? अकॉर्डिंगली क्या डिसीजन लोगे सर, बोलिए पक्का क्या उल्टा वार्ड होगा? अगर वो रिच था तो यहां क्या बोलेंगे, पुअर। अब वही चीप, क्या वर्ड बोलते हैं बताइए, चीप। द बॉन्ड इज ट्रेडिंग चीप, ब्रैकेट में दूसरा नाम अंडर प्राइस, ब्रैकेट में दूसरा नाम अंडर प्राइस, एंड हेंस वी शुड गो लॉन्ग, एंड हेंस वी शुड गो लॉन्ग। चलिए, आप भी बड़ा लंबा जाएंगे, यहीं तक आज का क्लास रखेंगे। 2 घंटा हो गया है, बहुत पढ़ लिया आप लोग। लेट्स मीट परसों को और कंटिन्यू करेंगे सिंगल कैश फ्लो का एक सम्स के साथ, और फिर मल्टीपल कैश फ्लोज। दैट्स इट फॉर टुडे। जितने लोग बुक्स नहीं लिए प्लीज नीचे से आज अभी बुक्स कलेक्ट कर लीजिए, और जितना जल्दी होता है लेते रहिए। जो बाहर रहते हैं लेने आ जाइए, और जो आउट ऑफ कैलकाटा हावड़ा है कुरियर हो रहा होगा। बाय बाय।